हेलो एवरीवन, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका टॉपिक नंबर 26 ये लिटरेरी फॉर्म देखेंगे जिसको कहते हैं ट्रैवल राइटिंग। ट्रैवल राइटिंग यानी कि यात्रा लेखन। यात्रा के दौरान लोग किस तरीके से अपने अनुभवों को लिख करके रखते हैं। कोई डायरी के फॉर्मेट में रखता है तो कोई बुक ही लिख देता है, पूरा काल्पनिक बेस भी कई लोग किताबें लिख देते हैं। तो वो सारे इसके जितने फॉर्म्स होते हैं, ट्रैवल राइटिंग के जितने अलग अलग रूप होते हैं उसको देखेंगे। दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को, यहाँ पर हर व्यक्ति को जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए किसी बुक को खरीदना है, कहीं उससे लाख इम्पॉर्टेंट आपका इस प्रैक्टिस बैच का है। अगर नहीं यकीन होता है तो इसमें जितने लोग ज्वाइन किए हैं आप उनसे बात कर सकते हो। इसमें मैं क्या करता हूँ, सिर्फ पढ़ाता नहीं, मैं चीज़ों को सिखाता भी हूँ और याद भी करवाता हूँ। मतलब कोई अगर बोतल किस्म का आदमी है ना, जिसका ढक्कन हमेशा बंद रहता है, मैं आपके दिमाग को खोल करके ना रख दूँ और आपको पूरा सिखा ना दूँ, याद ना करा दूँ, तो मुझे कहना, ठीक है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना, फिर देखना कि वहाँ पर क्या क्या चमत्कार होते हैं और आपको कैसे सिखाए जाते हैं। कॉन्सेप्ट भी देता हूँ, आपको तो पता ही है, इतने सारे वीडियोस देखे होंगे तो पता तो चल गया होगा कि मैं किसी भी चीज़ को छोड़ता नहीं यूँ ही आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ट्रैवल राइटिंग के विषय में, देखेंगे इसका डेफिनेशन क्या है, इसका पर्पस क्या है, ट्रैवल राइटिंग के कितने कितने फॉर्म्स होते हैं, किन किन रूपों में इसको लिखी जाती है, वो सब बातें यहाँ पर करेंगे। डेफिनेशन का असल मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है कि किताबी भाषा में बताओ कि ट्रैवल राइटिंग को कैसे आप डिफाइन करोगे। ये किताबी भाषा का एक लैंग्वेज होता है। अगर इसके पहले आप लिख देते मीनिंग, तो मीनिंग का मतलब है कि किसी को आप समझाने की, एकदम लूसिड लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन सेम चीज़ को, मीनिंग के सेम चीज़ को अगर डेफिनेशन नाम दे देते हो तो इसका मतलब होता है पूरा बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज में लिखना, ठीक है। तो यहाँ तक बात करते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। ट्रैवल राइटिंग इज़ अ टाइप ऑफ लिटरेचर। इसका मतलब है कि यात्रा लेखन जो है, ये ट्रैवल राइटिंग जो है, वो एक तरीके के टाइप ऑफ लिटरेचर है, ठीक है। साहित्य को लिखने के का एक अलग ही अंदाज है। वेयर राइटर्स डिस्क्राइब प्लेसेस, पीपल, कल्चर एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस फ्रॉम दियर जर्नी। यहाँ पर कह रहा है कि इसमें क्या करते हैं, यात्रा लेखन में, ट्रैवल राइटिंग में लेखक क्या करते हैं, अपने सफ़र के यानी अपने जर्नी के दौरान जितने भी स्थान को देखे हैं, प्लेसेस को देखे हैं, कौन कौन लोगों से मिले, किन तरीके के लोगों से मिले, है ना, क्या वहाँ पर कल्चर्स उनको देखने को मिला, या फिर उनके पर्सनल एक्सपीरियंस क्या हैं, तो इसी का ही वर्णन करते हैं ट्रैवल राइटिंग में। क्लियर है। फिर बात करते हैं इसका पर्पस क्या होता है भैया लिखने का। तो इसके बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं, जैसे कि इट्स एम इज़ टू इन्फॉर्म, एंटरटेन एंड गिव रीडर्स अ क्लियर एंड लाइवली पिक्चर ऑफ प्लेसेस एंड एडवेंचर्स। यहाँ पर कह रहा है कि इसका उद्देश्य जो होता है वो रीडर्स को सूचित करना होता है, इन्फॉर्म करना होता है कि भैया किसी प्लेस पे जा रहे हो तो ऐसे ऐसे जाना, वहाँ पर स्टे करना, वहाँ का ये स्पेशल भोजन है, ये खाना, तो ये इन्फॉर्मेशन देना भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि ट्रैवल राइटिंग को कल्पना बेस्ड भी लिखा जाता है। मतलब हकीकत को, जो भी हकीकत को देखे रहते हैं वहाँ पर अलग ढंग से अगर पेश कर दिया जाए कहानी के फॉर्म में, तो उसके थ्रू क्या होता है, लोग काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन करते हैं उस चीज़ को पढ़ करके, है ना। एंड गिव रीडर्स अ क्लियर एंड लाइवली पिक्चर ऑफ प्लेसेस एंड एडवेंचर्स। मतलब अपने जो कुछ भी वहाँ पर रोमांचक चीज़ों को देखा है, स्थानों को देखा है, उसका एक जीवंत छवि प्रस्तुत करने की कोशिश किया जाता है इसमें, ट्रैवल राइटिंग में। तो पर्पस समझ में आ गया होगा, है ना। बात करते हैं कि इसके कितने सारे फॉर्म्स हैं। तो ये फॉर्म, इसको ना याद करना बहुत मुश्किल नहीं है। ये जो पॉइंट है, इसको आप काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन भी कर सकते हो अगर मेंस के पेपर में पूछ दिया कि चलो ट्रैवल राइटिंग के ऊपर इतने शब्दों में बयान करो। अब डेफिनेशन जानते हो, मीनिंग लिख दोगे, पर्पस लिख दोगे, आप बात को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। तो ये सारे इसके फॉर्म्स होते हैं, इसको एक्सप्लेन करना सीख गए, इसका मतलब मेंस आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। मैं समझा देता हूँ, उसको एक्सप्लेन करने का जिम्मा आपके ऊपर है। हालांकि जब मैं मेंस का बैच स्टार्ट करूँगा तो देखना सब कुछ बना बनाया आपको मिलेगा। यहाँ पर है कि ट्रैवल के बुक्स होते हैं, गाइड्स होते हैं। जैसे आप मेक माई ट्रिप वाला जो ऐड होता है ना, उसमें देखोगे तो बुकलेट लोग देते हैं, कैसे कैसे जाना है, क्या करना है, कहाँ रहना है ना, तो गाइड बुक देते हैं, तो वही गाइड है यहाँ पर। फिर ट्रैवल अकाउंट्स होता है, फिर रिकॉर्ड्स होता है। सर क्या फ़र्क होता है बुक्स, गाइड्स, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में? ध्यान से समझोगे सब कुछ समझ में आ जाएगी। देखो यहाँ पर ट्रैवल राइटिंग में क्या कह रहा है, ट्रैवल बुक्स में क्या कह रहा है, कंप्लीट स्टोरीज और रिकॉर्ड्स ऑफ जर्नी। मतलब यात्रा की पूरी कहानी होती है, उसमें स्टोरीज होती है। तो बुक्स में हम क्या पढ़ते हैं, स्टोरीज ही तो पढ़ते हैं। तो लोग
स्टोरी फॉर्म में अगर अपने यात्रा के बारे में बता दे, पूरी कहानी लिखते हुए पूरे मनोरंजक तरीके से, है ना, जैसे यात्रा किए, ट्रेन पर वो बैठी थी, नजरें मिली, इस तरीके से, है ना, फिर ब्रेक द आइस हुआ, मतलब क्या कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ, फिर बातें जब आगे बढ़ी तो पता चलता अरे ये तो हमारे पुराने पहचान की है, फिर दोस्ती शुरू होती है, वो भी सोलो ट्रिप पे थे, मैं भी सोलो ट्रिप पे था, है ना। तो इस तरीके से जो इमेजिनेशन बेस्ट, मतलब मिलते साधारण तरीके से हैं लेकिन लिखते स्टोरी फॉर्म में है। कुछ बात समझ में आई? तो यहाँ पर ट्रेवल बुक्स है और इसको कंप्लीट स्टोरी कह सकते हैं कि इसमें स्टोरीज बताई जाती हैं। क्या अर्थ, इसको अगर डिटेल में आपको लिखना हो तो जैसे कि मान लो मैं आपको एक हाइपोथेटिकल केस देता हूँ। मान लो कि आप कहीं लंबे सफ़र पर गए, जैसे कि मान लो हिमालय के ट्रैकिंग पे गए, ठीक है। अगर आप उस यात्रा को, पूरी यात्रा को एक कहानी की तरह लिख देते हो, जिसमें रास्ते बताते हो, लोगों के बारे में बताते हो, वहाँ के वेदर, आने की क्लाइमेट, मौसम के बारे में बताते हो, है ना, अपनी आप भावनाएं वहाँ पर व्यक्त करते हो, तो वो किस में लिखी जाती है? स्टोरी के फॉर्म में ट्रेवल बुक्स में लिखी जाती है। वहीं पर ट्रेवल गाइड्स की अगर बात करें तो जैसे एक बुकलेट होता है ना, कहीं पर भी जाते हो ट्रेवल करने तो एक बुकलेट होता है ना, कि कैसे कैसे ट्रिप पे जाना है। तो उसमें आपको एडवाइस दिया रहता है, भैया वहाँ की ये चीज़ को मत खाना, वहाँ पर ये चीज़ मत खरीदना, यहाँ पर ये करना, यहाँ पर ये नहीं करना, है ना, डूज एंड डोंट्स वहाँ पर लिखे होते हैं। तो ट्रेवल गाइड्स में वही सारी बातें होती है जिसमें एडवाइसेस दिए होते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर क्या होता है खास करके कि कोई नए शहर जाते हो या फिर कोई नया देश जाते हो और आपको ऐसी किताबें या फिर बुकलेट चाहिए होती हैं जिसमें ये बताया हुआ होता है कि वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें अच्छी है ना, कौन सी जगहें अच्छी है, टिकट को कैसे लेना है, कहाँ पर रुकना है, कहाँ के कौन सा भोजन करना है। एडवाइस डूज एंड डोंट्स के फॉर्म में दिया रहेगा, किसमें? ट्रैवल गाइड्स में। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। वहीं पर ट्रैवल अकाउंट्स है। अकाउंट्स मतलब समझ रहे हो, अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रैवल एक्सपीरियंस है, मतलब अपने निजी अनुभव, एक्सपीरियंस का वहाँ पर अकाउंट होता है, मतलब हिसाब किताब वहाँ पर लिखा जाता है। क्या सेंस निकला, इसको भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे अपने एक्सपीरियंस को आप कहाँ लिखते हो? खास करके अपने डायरी में लिखते हो, है ना। तो डायरी के फॉर्मेट में जब लिखते हो वहाँ पर हिसाब किताब करते हो, अकाउंट का मतलब हिसाब किताब होता है ना। तो इसी तरीके से इस ट्रैवल अकाउंट्स के फॉर्म में इन्हीं सारी बातों को लिखी जाती है। जैसे कि मान लो कि आप क्या करते हो, अपना एक जर्नी का एक डायरी बनाते हो, है ना। और एक बार क्या होता है कि अपने डायरी में किसी खास दिन के अनुभव को लिखते जाते हो, है ना। तो मतलब आपको रास्ते में कौन सा पेड़ अच्छा लग गया, कौन सा फूल अलग तरीके से मिल गया, है ना, 2 मीटर लंबा फूल एक दिख गया आपको, है ना, और आप किससे किससे मिले, ट्रैवल अकाउंट होता है। तो ये सारी बातें एक्सपीरियंस लिखी जाती है। तो अगर वर्ड कैच करोगे, बुक्स में स्टोरीज, गाइड्स में एडवाइस, अकाउंट्स में अपने एक्सपीरियंस, और रिकॉर्ड्स में क्या होता है? रिटन एविडेंस ऑफ रूट्स मेंशन होते हैं, इवेंट्स मेंशन होते हैं, कौन कौन सी घटनाएं घटी, डिस्कवरीज, अलग अलग डिस्कवरी। जैसे अगर बात करोगे 1498 में हमारे वास्को डी गामा आए थे, है ना, एक पोर्तुगीज आए थे। उसके बाद देखो पुर्तगालियों ने तो यहाँ तो राज ही कर लिया था। तो वो जब समुद्री यात्रा करके आए तो कैसे कैसे रूट को डिस्कवर किए, अलग अलग जगहों को डिस्कवर किए। इंडिया में आए तो केरला में आए, केरला में आकर के मसालों का डिस्कवर किए, यहाँ से मसाला जा कर के ले जाते थे और यूरोपियन कंट्री में जा कर के बेचा करते थे। फिर यहाँ रहे तो कौन कौन से राजाओं से मिले, कैसे कैसे इवेंट्स उनके साथ हुई, ये सारी बातें लिखी जाती है ट्रैवल रिकॉर्ड्स में। बात समझ में आई कि नहीं? बहुत सारे ऐसे चीनी यात्री भी आते थे राजा के दरबार में और यहाँ के बारे में बहुत कुछ लिखते थे। जैसे बहुत सारे नाम सुने होंगे आप लोग, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, ह्वेन सांग है ना, ये मतलब हिस्ट्री अगर पढ़े होगे तो ह्वेन सांग के बारे में पढ़े होगे। तो और भी है ना, यांग ची ऐसे कुछ करके है, मैं भूल रहा हूँ। और जितने चाइनीज ट्रेवल्स हुए हैं वो हिस्ट्री में पढ़ना होता है यूपीएससी में। तो बात यहाँ पर ये थी कि आपको कैच करना है कि ट्रैवल राइटिंग के कितने सारे फॉर्म्स होते हैं, किन किन रूपों में लिखी जाती है ट्रैवल राइटिंग को। तो बुक्स है तो बुक्स में स्टोरीज लिखी जाती है, गाइड्स है तो इसमें एडवाइस लिखे जाते हैं, अकाउंट्स है तो अपने डायरी में जैसे पर्सनल एक्सपीरियंस मेंशन करते हो वैसे ट्रैवल अकाउंट्स में लिखते हैं, ट्रैवल रिकॉर्ड है तो इसमें रूट्स, इवेंट्स, डिस्कवरीज को लिखे जाते हैं। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे, है ना। तो इसमें रिकॉर्ड्स में खास करके रूट, इवेंट और डिस्कवरी का एक मैं एग्जांपल दिया आपको।
और जैसे कि पुराने समय में क्या होता था कि जब लोग नए देश जाते थे, समुद्रों की खोज करते थे। समुद्र की खोज करने का मतलब होता है समुद्री रूट की खोज करना, कि किधर से जाना है, किधर से नहीं जाना है, कौन से रास्ते से जाओगे, और तारे को देखते हुए कौन से तारे को देखोगे, किस डायरेक्शन में मूव करोगे, ये सारे रूट्स की खोज होती थी। ये इसका मतलब होता है समुद्री खोज का मतलब, है ना। अपने रास्ते, अपने जहाज़ और फिर अपने खोज के बारे में जो लिखते थे उसको कहा जाता है क्या, ट्रेवल रिकॉर्ड्स, अभिलेख, यात्रा अभिलेख समझ लो। अभिलेख समझ जाओगे, हिंदी मीनिंग समझ गए होगे, इसका मतलब समझ लोगे। रिकॉर्ड्स मतलब अभिलेख। अच्छा सर, इसमें क्या होता है अभिलेख में, मैं समझ में मतलब मेरी समझ में आ गई है ना। बात क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है हिस्टोरिकल वैल्यू क्या है भैया, तो हिस्ट्री में कई सारे पढ़े हैं, है ना, कई सारे ट्रेवलर्स के बारे में पढ़े हैं। जैसे इब्न बटूटा के बारे में सुने होंगे। इब्न बटूटा कौन था, मोरक्को कंट्री से आया था, है ना। तो वो भी एक तरह से ट्रेवल लॉग ही लिखते थे, यानी ट्रेवल राइटिंग ही लिखते थे, इंडिया के बारे में बताए थे। तो इसके भी हिस्टोरिकल वैल्यूज़ होते हैं कि हिस्ट्री में भी पता चलता है कौन कौन से लोग आए, कहाँ के बारे में क्या बता गए। यहाँ पर क्या बोला, मेनी ट्रेवल राइटिंग्स आर वैल्यूएबल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स क्रिएटेड बाय एक्सप्लोरर्स एंड ट्रेवल्स। यहाँ पर रिकॉर्ड्स आ गया। रिकॉर्ड्स मतलब समझ गए। रिकॉर्ड्स का मतलब क्या, अभी जो मैंने आपको बताया अलग अलग फॉर्म, जिसमें रूट्स वगैरह के, तो रिकॉर्ड से रूट्स याद रखो, जर्नी के रूट्स, है ना, कौन कौन से मार्ग होते हैं, तो उसके बारे में बताया जाता है। तो जितने सारे यहाँ पर क्या हुआ कि जो पुराने लोग थे, पुराने लोग क्या करते थे यात्रा लेखन में, जितने सारे एक्सप्लोरर्स थे, यानी जो लोग ट्रैवल के दौरान क्या करते थे, डिस्कवर करते थे नए नए चीज़ों को, तो वो सारे जो यात्री हुआ करते थे उनके द्वारा जितने भी बनाए गए महत्वपूर्ण जो रिकॉर्ड्स होता है उसका एक अलग ही वैल्यू होता है ना, हिस्टोरिकल वैल्यू। तो यहाँ तक कुछ ना कुछ आप कैच कर ही लिए होगे। बात क्लियर है। फिर है स्टाइल फीचर्स, मतलब किन किन स्टाइल में लिखा जाता है। तो पहली बात यह है कि यूजुअली रिटन इन फर्स्ट पर्सन, यानी जो भी व्यक्ति अपने यात्रा के अनुभव को लिखेगा वो आई करके लिखेगा, है ना, फर्स्ट पर्सन में लिखेगा। ठीक है सर, फीचर तो समझ में आ गई। दूसरी बात यहाँ पर है क्लियर एंड डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब कि बहुत ही डिस्क्राइब करके लिखते हैं, वर्णात्मक भाषा में लिखते हैं, स्पष्ट लिखते हैं बिल्कुल ही। ठीक है। फिर है क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव एक्सप्रेशंस। इसका मतलब ये हुआ कि रचनात्मक और कल्पनाशील एक्सप्रेशंस को भी लिखते हैं। ऐसा नहीं कि सीधी सीधी देखे सीधे सीधे लिख दिए, नहीं। अगर थोड़े से अपने शब्दों को अलंकृत नहीं करेंगे तो लोग समझेंगे कैसे, मतलब मज़े से कैसे पढ़ेंगे। तो ये सारी बातें होती है। क्रिएटिव भी होता है और इमेजिनेटिव एक्सप्रेशन भी होता है। ध्यान रखना, ये ये पॉइंट जो है ना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि भैया ट्रेवल राइटिंग में तो सब स्पष्ट बातें लिखते होंगे, है ना, मतलब जो है वही लिखते होंगे, इसमें क्या इमेजिन करेंगे, तो आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो मैं पहले भी बता दिया था कि स्टोरीज में तो लोग इमेजिनेशन बेस्ट कर ही सकते हैं, है ना। नजरें मिली, उससे बातें हुई, फिर दोस्ती हुई, फिर वो भी सोलो ट्रिप पे, मैं भी सोलो ट्रिप पे, जाके दोस्ती हुई, प्यार बढ़ा, फिर कहानी बनी। तो इस तरीके से लोग इमेजिनेशन बेस्ड एक्सप्रेशंस भी लिखते हैं ट्रेवल राइटिंग में। ठीक है। बहुत लोग तो कॉलेज के टाइम में ऐसे करते थे कि काश बगल वाले सीट पे कोई दिख जाए, है ना, मतलब ऐसे ऐसे मतलब इमेजिनेशन क्या करते थे हम, मतलब वही सारे दोस्तों के झुंड से हम भी निकले हैं, तो हमें पता है ना। तो बात करते हैं यहाँ पर थीम्स क्या क्या होते हैं। थीम्स, इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेवल राइटिंग के विषय क्या होते हैं। तो एक्सप्लोरेशन होता है। एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या हुआ, एक्सप्लोरेशन का मतलब कौन कौन सी चीज़ को खोज करना, एक्सप्लोर करना है वहाँ जा करके। एडवेंचर होता है मतलब कि काफ़ी ज़्यादा रोमांचक होता है ना, टॉपिक होता है। एक्सप्लोरेशन के टॉपिक्स होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें, नई चीज़ें खोजे, उसके बारे में होता है। कल्चरल मीटिंग होता है, यानी कि सांस्कृतिक मिलन होता है। आप किसी दूसरे कल्चर से हो, जा कहीं और रहे हो तो दूसरे लोगों से मिलेगो, है ना, मिलोगे तो पता चलेगा कितने झगड़ालू लोग हैं। तो कई बार पता चलेगा कि नहीं भैया ये लोग बिल्कुल ही मतलब आइसोलेटेड लोग हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं हैं। फिर पता चलेगा नहीं ये तो बहुत ही प्यारे लोग हैं, है ना। तो ये सारे सांस्कृतिक मीटिंग होती है वहाँ पर। एंड जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शंस, यानी कि उसमें भौगोलिक वर्णन भी होता है, वहाँ के पहाड़ के बारे में, नदियों के बारे में, मौसम के बारे में, ये सारे जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शंस में आते हैं। तो ये सारे इसके थीम्स, यानी कि इसको लिखने के विषय हो सकते हैं। एक्सप्लोरेशन, एडवेंचर, कल्चरल मीटिंग एंड जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शंस। तो यहाँ तक क्लियर है। बात करते हैं यहाँ पर जो भी याद करने वाली बातें हैं उसको देखेंगे, कैसे ट्रिक से याद रखेंगे। सबसे पहली बात कि इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में बहुत नहीं पूछेगा। देख लो यहाँ पर सर जॉनसन मैंडविल हैं। मैंडविल ने लिखा है ट्रेवल्स को, मतलब इनकी रचना का नाम है ट्रेवल्स, और ये है आपके ट्रेवल राइटिंग, इनका नाम ही है ट्रेवल्स। यहाँ पर क्या बोल रहा है
कि मीडिएवल जर्नी स्टोरीज एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ प्लेसेस, यानी कि मध्यकालीन यात्रा की कहानियों के बारे में लिखे हैं और कई प्लेसेस के वर्णन भी किए हैं। बात क्लियर। फिर है D.H. लॉरेंस जो लिखे हैं सी एन सार्डिनिया, ठीक है, सी एन सार्डिनिया जो है इसको लिखे हैं। इसमें क्या लिखे हैं, अ शॉर्ट ट्रिप टू सार्डिनिया, एक जगह का नाम है, टोल्ड विथ पर्सनल फीलिंग्स। यहाँ पर है सार्डिनिया की एक छोटी यात्रा के बारे में लिखते हैं जहाँ पर इनके पर्सनल फीलिंग्स हैं, अपने व्यक्तिगत भावना है, उसको इसमें सुनाया गया है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिप के बारे में, सार्डिनिया के बारे में। सार्डिनिया कोई जगह का नाम हो सकता है, आइलैंड का नाम हो। फिर बात करते हैं हेरोडोटस। तो इनको कौन नहीं जानता भैया, हिस्ट्री के फादर यही कहे जाते हैं। ठीक है, अगर आप थोड़ा बहुत भी जीके वगैरह पढ़े हो तो पता चलेगा हिस्ट्री के फादर, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ हिस्ट्री, तो हेरोडोटस। तो हेरोडोटस लिखे हैं द हिस्ट्रीज, है ना, इसलिए इनको हिस्ट्री के फादर कहते हैं। यहाँ पर है अर्ली हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन ट्रेवल्स, यानी कि यात्रा आधारित प्राचीन ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स को वो लिखे हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। डिस्क्रिप्शन उतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, लेकिन ये मैटर करेगा कि कौन से ट्रेवल राइटिंग है, किसने लिखा है, इस चीज़ को अभी याद कर लोगे बिल्कुल ही, है ना। ये क्या याद करवाऊँ, हेरोडोटस नहीं जानते तो याद कर लो कि हिस्ट्री के फादर यही कहे जाते हैं। तो द हिस्ट्रीज जो लिखे हैं वो हेरोडोटस लिखे हैं, याद रखोगे। द हिस्ट्रीज एक ट्रेवल राइटिंग है, लिखा कौन है, हेरोडोटस। कैसे याद रखोगे, देखो यहाँ पर हिस्ट्री एच, हिस्ट्री के फादर एच, हिस्ट्री के फादर हेरोडोटस यही कहे जाते हैं, रियल में कहे जाते हैं। इसको क्या याद रखना, काफ़ी लोग जानते होंगे। बात करते हैं कि मैंडविल और लॉरेंस के बारे में याद रखते हैं ट्रेवल से। यहाँ पर देखो कैसे याद रखोगे। अच्छा, D.H. लॉरेंस देख करके नहीं लग रहा आपको कि, लगता है कहीं देखे हैं इसको, ऐसा नहीं फील आ रहा, तो आना भी चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि लॉरेंस के बारे में मैं आपको बताया था जब फ्री वर्स पढ़ा रहा था, याद है, फ्री वर्स में पढ़ाया था कि इनकी एक रचना का नाम है स्नेक, सांप, स्नेक इनकी एक रचना का नाम है। जहाँ पर पढ़ा रहा था मैं कौन सा लिटरेरी टर्म, फ्री वर्स, तो वहाँ पर इसके लिए एक ट्रिक बताया था कि कैसे याद रखोगे कि सांप की दवाई जो मिलती है, सांप की दवाई, सांप काटने की जो दवाई मिलती है, इलाज की जो दवाई मिलती है, वो फ्री में मिलती है हर एक हॉस्पिटल में। ऐसा सरकार ने लॉ बना रखा है। क्या बना रखा है, लॉ। तो इससे कैच कर लेते हैं कि स्नेक, है ना, स्नेक किसने लिखी भैया, तो ये फ्री वर्स में लिखी है कौन, लॉ बनी हुई है, यानी कि लॉरेंस। ये इनके बारे में पहले बता चुका हूँ। यहाँ पर जरा बात करते हैं लॉरेंस से एक चीज़ और, सी एन सार्डिनिया। अब यहाँ देखो समुद्र है और सर्दी का मौसम है, सी एन सर्दी, सी एन सर्दी, सर्दी के मौसम में आप समुद्र में नहीं जा सकते, ऐसा लॉ बना हुआ है, ऐसा कानून बना हुआ है, याद रखोगे। सी में यानी सर्दी में सी में जाना नहीं, मतलब वर्जित है, ऐसा एक लॉ बना हुआ है, कानून बना हुआ है। तो लॉ से लॉरेंस, सी एंड सर्दी, याद रख लोगे। फिर यहाँ पर मैंडविल है। मैंडविल कैसे याद रखोगे, ट्रेवल्स को जरा बात करते हैं। मैंडविल को आराम से पढ़ो तो पता चलेगा। यहाँ पर क्या, मैन है यानी मन है, यहाँ पर मन लिखा हुआ है। यहाँ पर है डेविल, क्या है डेविल, तो नहीं बोलते हैं कि खाली मन शैतान का घर, डेविल का शॉप होता है, घर होता है, पढ़े हो ना, खाली मन शैतान का घर। तो मन जो है वो शैतान हो गया है। तो जब भी खाली मन शैतान हो जाए, जब भी खाली मन में शैतान भर आए, तो चुपचाप घर से बाहर निकलो और कहीं ट्रेवल करके आओ, है ना। तब देखना, एक दो दिन ट्रेवल करके आओगे, कहीं से घूम फिर करके आओगे ना, तो पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा मन लगेगा। एक दो दिन का गैप ले लो अगर बहुत ज़्यादा ज़िंदगी से परेशान हो। कई लोगों को दौरा पड़ता है, दौरा किस चीज़ का पड़ता है, लगता है हमें हमसे नहीं हो पाएगा, लगता है LT ग्रेड वाला एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा, सेल्फ डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं, लगता है कि TGT नहीं निकल पाएगा, लगता है PGT नहीं। अरे भैया असंभव कुछ नहीं सच में। अब हमसे पूछोगे कि सर आप कौन सा तीर मार लिए, तो मैं बहुत सारा तीर मारा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं बता दूँ कि मैं फ़िलहाल टीचिंग लाइन में ही रहना पसंद करता हूँ। कई जॉब छोड़ा हुआ है और मैं चाहता नहीं कि मैं आगे जॉब की तैयारी करूँ। असल में मुझे ज़िंदगी के मज़े लेने हैं, राइटिंग्स के थ्रू, टीचिंग के थ्रू, ठीक है। क्योंकि मुझे पता चल गया है कि मेरा असल में पैशन है क्या। तो हमसे अगर तुलना करोगे और पढ़ाई नहीं करोगे तो तब तो फिर गड़बड़ की बात है। क्योंकि मैं बहुत सारे एग्जाम्स निकाल रखा हूँ। हाँ, फाइनल मेरिट लिस्ट में कुछ सरकारी जॉब में आने से बच गया, बस कुछ ही मार्क्स से,
और बाद में डेविएट हो गया। बहुत सारे समस्याएं हैं, लाइफ के भी समस्याएं हैं। कई लोग अगर जानना चाहोगे तो मैं भेज दूंगा। आज से 7 साल 8 साल पहले मैं इस अपने स्टोरी को शेयर किया था, फिर 4 साल पहले एक स्टोरी को शेयर किया था सोशल मीडिया में। अगर देखना चाहोगे तो मैं दिखा दूंगा उसको, ठीक है, तो पता चल जाएगा कि मैं किस टाइप के इंसान हूँ। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ ये है कि सेल्फ डाउट जब भी स्टार्ट हो जाता है, अपने मन जब भी आपको लगने लगा मन कि मेरा मन जो है डेविल मतलब शैतान का घर बन गया है, तो कहीं ट्रैवल पे निकल आओ। ऐसे लोगों को सिखाया भी जाता था कि जब भी मन ना लगे पढ़ने में, 1-2 दिन का गैप ले लो, कहीं से घूम फिर करके आओ। अगर प्रदेश में रहते हो, दूर रहते हो घर से, तो अपना देश को होके आओ, अपने घर को होके आओ, सबसे मिल के आओ, है ना, मम्मी से पापा से बातें करो, फिर देखना मूड चेंज होगा, फिर वापस आओगे, फिर पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा मन लगेगा। तो ऐसे ही ध्यान रखना है कि जब भी मन डेविल का शॉप हो जाए, जब भी मन डेविल का घर हो जाए, तब ट्रैवल पर निकल जाना चाहिए। कहाँ निकल जाना चाहिए? ट्रैवल पर। तो मन डेविल ट्रैवल, मैंडेविल ट्रैवल्स लिखे हैं। क्लियर है? तो इन बातों को ध्यान रखो। एग्जाम टिप में एक तरह से समरी होता है, ठीक है। ट्रैवल राइटिंग मिक्सेस रियल फैक्ट्स भी लिखते हैं, पर्सनल फीलिंग्स को, मतलब वो क्या फील कर रहे हैं उस चीज़ को रियल फैक्ट से कनेक्ट करके लिखते हैं। मेकिंग इट बोथ इंफॉर्मेटिव एंड इंगेजिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि जिससे एक सूचना भी मिलता है और रोचक दोनों होता है। इंगेजिंग मतलब काफ़ी ज़्यादा उसमें लोग डूब जाते हैं पढ़ते पढ़ते, है ना, बहुत मज़े लेते हैं। तो दोनों का मिक्सर होता है। बात करते हैं इसके बेस पर कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है? ट्रैवल राइटिंग इज अ टाइप ऑफ लिटरेचर दैट प्राइमरली फोकसेस ऑन, यहाँ पर कह रहा है कि यात्रा लेखन जो है वो लिटरेचर का वह प्रकार है जो मुख्य रूप से किस पर सेंटर होता है, किस पर फोकस होता है, किस पर केंद्रित होता है। तो डिस्क्रिप्शंस ऑफ प्लेसेस, पीपल, कल्चर एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस इस पर होता है, ठीक है, ये करेक्ट है। लेकिन कंप्लीटली ये फिक्शनल स्टोरीज तो नहीं हो सकता। फैक्ट के साथ साथ इमेजिनेशन होता है, लेकिन टोटली फिक्शनल स्टोरीज नहीं होता, इसलिए ये वाला आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। ओनली हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ प्लेसेस, बिल्कुल नहीं, ओनली तो आ ही नहीं सकता। प्योरली साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ लैंडस्केप, ऐसा भी नहीं है। लैंडस्केप का मतलब जो भी परिदृश्य वहाँ पर आप देख कर आते हो, क्या उसका वैज्ञानिक विश्लेषण होता है? तो ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए आपको एग्जाम में टिक लगाना है। यहाँ पर मैं फास्ट वे में बता देता हूँ समय के कमी के कारण, लेकिन वहाँ पर गलती नहीं करना है, ठीक है। सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और फास्ट वे में पढ़ना है। वैसे इतने डेप्थ में पढ़ के जाओगे ना तो कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ये तो मुझे काफ़ी बार फील हो चुका है। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ट्रैवल राइटिंग, तो अभी 4 फॉर्म देखे थे। क्या क्या देखे थे? बुक्स देखे थे, डायरीज देखे थे, गाइड्स देखे थे, और एक बच गया था आपका अकाउंट। तो अकाउंट ही तो होता है डायरी, समझे कि नहीं? अकाउंट वाला ही तो होता है डायरी। यहाँ तक पढ़ लिए। और एक लास्ट में क्या था आपका, जिसमें रूट्स के बारे में, इवेंट्स के बारे में ये सब पढ़ते थे, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के बारे में। वो क्या होता था? वो होता था आपका उसको क्या बोलते हैं, आर से रूट्स था और आर से रिकॉर्ड्स था, है ना। तो उसमें रिकॉर्ड्स होता है, लेकिन रेसिपी नहीं होता भैया। ट्रैवल रेसिपी थोड़े होता है कि खाना क्या क्या पकाए ट्रैवलिंग में, इसके बारे में थोड़े लिखा जाता है। तो ये वाला इसका फॉर्म नहीं होता। बात करते हैं द मेन पर्पस ऑफ ट्रैवल राइटिंग इज टू, क्या कल्चर को क्रिटिसाइज करना है? ऐसा कुछ नहीं होता। प्रमोट टूरिज्म कंपनीज, ऐसा भी नहीं होता कि कंपनियों को प्रमोट करने के लिए लिखा जाता है। रिकॉर्ड वेदर पैटर्न ऑफ ए जर्नी, ऐसा भी कुछ नहीं है। इसमें इन्फॉर्म किया जाता है, एंटरटेन किया जाता है। एंड गिव ए लाइवली पिक्चर ऑफ प्लेसेस एंड एडवेंचर्स, ये इसके डेफिनेशन में देख चुके हैं, यही वाला आंसर करेक्ट होगा। फिर बोर्ड है विच फीचर इज मोस्ट कॉमन इन ट्रैवल राइटिंग, कौन सा होता है? क्या सेकंड पर्सन में लिखा जाता है? नहीं जी नहीं, आई के फॉर्म में लिखा जाता है। कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल कमेंट्री, पॉलिटिकल कहाँ से आ गया इसमें, है ना। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होता है डिस्टेंस के, लेकिन उतना एग्जैक्ट और इतना मतलब सिर्फ यही नहीं होता। इसमें क्लियर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज एंड इमेजिनेटिव एक्सप्रेशंस जो होता है, ये इसका मोस्ट कॉमन फीचर है ना। इमेजिनेशन एक्सप्रेशन को भी लिखा जाता है और क्लियर लैंग्वेज में भी लिखा जाता है। बात करते हैं मतलब कॉमन जो है, मैथमेटिकल कॉमन नहीं है, मतलब हर एक ट्रैवल में मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़े होता है ना। फिर बोल रहा है ट्रैवल राइटिंग ऑफन कंबाइंस रियल फैक्ट्स एंड पर्सनल फीलिंग को कंबाइन करके लिखा जाता है। चलिए जी, फिर आगे बढ़ते हैं। हु रोट सी एंड सरडानिया, कौन लिखे हैं? सारडानिया। कौन लिखे हैं कि सर्दी में सी में जा नहीं सकते, वर्जित है जाना, इसके लिए लॉ बन रखा है। तो डी एच लॉरेंस करेक्ट आंसर है।
फिर बोला द वर्क ट्रेवल्स, मतलब जो रचना है ट्रेवल्स नाम की जो एक रचना है, द वर्क ट्रेवल्स नाम की जो रचना है वो कौन लिखे हैं, तो कौन लिखे हैं तो बता दो। ट्रेवल्स पर आपको कब निकल जाना चाहिए, जब आपका मन शैतान का घर हो जाए, है ना, शैतान का घर हो जाए, डेविल का शॉप हो जाए, तो मन डेविल मैंडविल, ओ करेक्ट, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर आगे क्या, द हिस्ट्रीज को कौन लिखा है, तो हिस्ट्री के फादर ही हेरोडोटस हैं, तो ऑब्वियस ही बात है यही लिखे हैं, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ तक क्लियर है। अब बात करें थोड़ा सा आगे, अगला टॉपिक को भी इसमें ही कवर कर लेते हैं। यहाँ पर बात करते हैं चलो, तो 27 नंबर टॉपिक जो है आपका, ये है आपका आयरनी। इसमें देखेंगे हम आयरनी को, है ना, जिसको हिंदी में विडम्बना कह देते हैं। कई बार लोग ना आयरनी को समझ पाते हैं, ना ही हिंदी में विडम्बना को समझ पाते हैं, नहीं बोलते हैं बड़ी विडम्बना की बात है भैया, है ना, तो विडम्बना को भी नहीं समझ पाते और ना ही आयरनी को समझ पाते हैं, तो बहुत ही अच्छे से इसको समझने वाले हैं। बात करते हैं यहाँ पर क्या, आपके दिमाग को थोड़ा सा हिलाने की कोशिश करेंगे, इसमें देखेंगे आप सोच किस तरीके से रहे हो। बोलते बोलते थक जाता हूँ मैं, 2 टॉपिक का एक वीडियो बना के डालूंगा, ठीक है, और एक साथ जो 3 4 5 डाल देता हूँ ना, फिर 3 का कर दूंगा आज। और इसी क्रम में मुझे ये भी पढ़ाना है नॉवेल्स को, तो नॉवेल्स पढ़ाऊंगा, तो इसमें टोटल 60 के आसपास, 65 के आसपास आपके नॉवेल्स हैं। उनके ऑथर जो होते हैं, नॉवेलिस्ट जो होते हैं, उसको भी तो याद करवाना पड़ेगा, तो इकलौता वो वीडियो है ना, वो 1 घंटे का होने वाला है, समझ पा रहे हो। इसलिए लगातार 3 4 घंटे बोलना बहुत मुश्किल काम है। और ये लाइव क्लास है नहीं कि एक बार पानी पियेंगे एक गिलास, हाँ बच्चों कमेंट करो, हाँ बच्चों तेरा नाम ये है, सर हमारा नाम नहीं लिए, तो उसमें थोड़ा सा राहत मिल जाता है। लेकिन मैं ऐसे ही बोलते जाता हूँ, तो इसमें टाइम भी आप लोगों का भी बचता है, कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट भी दे पाता हूँ, है ना। तो बोलते बोलते थक जाता हूँ, इसलिए कोशिश करूँगा कि जितना, जब तक मैं ना थकूँ तब तक बनाते रहूँ, है ना। थकने का तो मैं 12 घंटे तक पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ऐसा करना थोड़े पॉसिबल होगा। दूसरी बात, पॉसिबल होगा लेकिन आपके लिए पढ़ना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए मैं चाहूँगा कि वीडियो को तोड़ तोड़ के भी बनाते रहूँ। यहाँ पर है आयरनी को समझेंगे, ज़रा बात करते हैं आयरनी क्या है। आयरनी का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर समझते हैं एक एक करके। बोला आयरनी इज या लिटरेरी डिवाइस, यानी कि एक लिटरेरी डिवाइस है। लिटरेरी डिवाइस समझते हो आप लोग, है ना, जिसको साहित्यिक टूल्स कहते हैं, साहित्यिक उपकरण कहते हैं। इन विच एक्चुअल मीनिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम और अपोजिट टू द सरफेस मीनिंग। यहाँ पर कह रहा है जिसमें क्या होता है कि जो ऊपर के मीनिंग होते हैं उससे इसका वास्तविक अर्थ जो होता है बहुत ही अलग होता है, फिर ठीक विपरीत होता है, जस्ट उल्टा होता है। तो यहाँ पर सर फंस गए। सर कैसे फंस गए कि सर आपने तो एक बार एलेगरी को पढ़ा रखा है, फर्स्ट टॉपिक को। एलेगरी में भी आपने कहा था कि ऊपर से दिखने का जो मीनिंग होता है वो अलग होता है, लेकिन उसके अंदर जो छिपा भाव होता है वो अलग होता है, और सेम ही चीज़ को तो बता रहा होता है। तो मैं कहता हूँ आपको वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो और सोचना प्रारंभ करो, और मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या यहाँ तक समझ पाए कि सेम चीज़ ही है आयरनी और एलेगरी, लेकिन अंतर क्या है। तो अंतर आपको वीडियो को पॉज करके सोचना है। आयरनी क्या होता है, एलेगरी क्या होता है, ठीक है। दूसरा सवाल भी यहाँ पर मैं देने वाला हूँ, देखता हूँ कितने लोग कितने गहराई से सोचते हैं, और कितने लोग सिर्फ मतलब पिछले 5-7 साल से रट्टा मारते हुए आ रहे थे, और अब कितने लोग समझ पा रहे हो। हालांकि जब तक मैं आयरनी को ना समझाऊं पूरे, तब तक आप इस डिफरेंस को नहीं समझ पाओगे, ठीक है। अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। बात करते हैं यहाँ पर क्या, ये एक समझ गए, इसका एक एलेगरी वाला ही सेंस दे रहा है यहाँ तक। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है इट इज क्रिएटेड व्हेन देयर इज अ गैप बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। अपीयरेंस का मतलब क्या, अपीयरेंस का मतलब जो ऊपर से दिखता है, या फिर दिखने में मतलब पहली नज़र में जो भी चीज़ दिख जाता है, और रियलिटी मतलब असली में सच्चाई क्या है ना। जैसे लोग स्टेटस लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, स्टेटस लगाते हैं, एक सेकंड रुकना जरा सा, हाँ, तो स्टेटस लगाते हैं बहुत ही खुश। तो भैया तस्वीर में खुश होना और नसीब में खुश होना, दोनों में अंतर है कि नहीं है, है अंतर। जो लोग शास्त्र की बात अगर माने, तो जो लोग ओवर मतलब हैप्पीनेस को लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं ना, वो असल में अंदर से खोखले होते हैं, ठीक है। मतलब जो बहुत ही ज़्यादा दिखावा करते हैं, शो ऑफ करते हैं, हकीकत में सारे लोग की बात नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं अंदर से उसको कोई कांटा चुभ रही होती है, जिसको वो स्टेटस के थ्रू एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। मतलब व्हाट्सअप में स्टेटस लगाते हैं, फेसबुक में लगाते हैं, इंस्टा में लगाते हैं, अरे मेरे पति तो मेरे पति, मैं हूँ तो मैं हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है भैया, हमारे लिए तो जहाज़ खरीदने वाली है। मतलब इतना जो शो ऑफ करते हैं ना,
असल में शो ऑफ करने के पीछे कोई ना कोई चुभन होता ही होता है। जैसे मान लो कि अपने पारिवारिक दृश्य में अगर देखी जाए तो वो बहुत खुश हैं, लेकिन हो सकता है उसके अंदर एग्जाम फियर इतना ज़्यादा है कि वो उस एग्जाम फियर से उसका दिमाग निकलना चाहता है, थोड़ी देर के लिए एंटरटेन करना चाहता है खुद को, तो चलो भैया खुशी वाला स्टेटस लगा देते हैं। तो कोई ना कोई एग्जाम फियर तो है उसके अंदर, मतलब कोई ना कोई चुभन तो है उसके अंदर, है ना। तो जरूरी नहीं है कि जो आदमी जैसा दिखता है वैसा वो असल में होता है। तो यही यहाँ पर चीज़ कह रहा है, इट इज़ क्रिएटेड व्हेन देयर इज अ गैप बिटवीन अपीयरेंस। वो मतलब फिलोसॉफिकल बातें थी हमारी, यहाँ पर हम आते हैं वापस लौट के, यहाँ कुछ बातें अलग है। इट इज़ क्रिएटेड मतलब आयरनी क्रिएट की जाती है व्हेन देयर इज अ गैप बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, मतलब जब दिखावे और वास्तविकता के बीच गैप हो, कुछ अंतर हो, तब ये सीन क्रिएट होता है आयरनी की। समझेंगे हर चीज़ को। अभी आपको सवाल दिया हूँ, सोचो आयरनी और एलेगरी में क्या फ़र्क है। ठीक है, मैं बता दूंगा, हालांकि है ना, छोड़ूंगा कुछ नहीं। और अगर आप छोड़ने वाले इंसान हो ना, तो इतना समझ जाओ कि आपको एक ऐसा टीचर मिला है जो छोड़ने वाला नहीं है, हर शब्द को आप पूरा पोस्टमार्टम कर देगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना होगा, सारे कॉन्सेप्ट मैं आपके भेजे में डाल कर ही छोड़ूंगा। यहाँ पर डेफिनेशन समझते हैं, कॉज देखते हैं और डेफिनेशन। अच्छा यहाँ पर समझो, यहाँ पर डेफिनेशन दे रखा है, यहाँ पर मीनिंग दे रखा है, पढ़ोगे बात एक ही निकल के आएगी। मीनिंग का मतलब होता है कि चीज़ों को सामान्य शब्दों में जिसको आप समझा सकते हो किसी को, इस लैंग्वेज में लिखी गई हो, तब उसको मीनिंग कह देते हैं। लेकिन डेफिनेशन मतलब किताबी भाषा में जो लिखते हैं उसको कह देते हैं डेफिनेशन। हालांकि दोनों का मेन जो सेंस होता है वो सेम होता है। कॉज यहाँ पर पढ़ोगे तो भी लगेगा कि तीनों बातें सेम ही कही गई है, बस थोड़े थोड़े लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, आयरनी शोज अ मीनिंग दैट इज ऑपोजिट टू द वन दैट अपीयर्स ऑन द सरफेस। सेम बात है ना, बस लिखने का एक तरीका अलग है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आयरनी जो है वह अर्थ दिखाती है जो ऊपर से दिखने वाले अर्थ के विपरीत उसका असल में अर्थ होता है। कॉज का मतलब द डिफरेंस बिटवीन व्हाट सीम्स टू बी ट्रू एंड व्हाट इज एक्चुअली ट्रू, जो सत्य प्रतीत होता है और जो वास्तव में सत्य होता है, उसके बीच जब अंतर क्रिएट होता है तो उसका कारण बन जाता है आयरनी। मतलब आयरनी का ये कारण बन जाता है वो गैप। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब बातें करते हैं सबसे पहली बात इसके बारे में, अपीयरेंस और रियलिटी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है। अपीयरेंस का मतलब जो ऊपर से दिखता है, जैसे कोई आदमी बाहर से बहुत खुश दिख रहा है ना, लेकिन अंदर से वह बहुत ही दुखी है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, दिखावा और सच्चाई में गैप हो जाता है, अंतर हो जाता है। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो कि किसी शादी के दिन बारिश हो जाए, पूरा भयानक वाली बारिश, तो दिखने में तो लगता है कि भैया बहुत ही रोमांटिक सीन है, पूरा शादी के दिन ही बारिश, अरे मस्त है यार, है ना। लेकिन दिखने में यह खुशी का अवसर है, लेकिन असल में ये परेशानी का कारण भी बन जाता है कई बार ये वाली बारिश। समझ रहे हो, तो परेशानी का कारण तो अक्सर मतलब कोई ऐसा नहीं है कि शादी के दिन अगर बारिश हुआ तो परेशानी का कारण होगा ही। लोग कैसे बाहर निकलेंगे, कैसे दौड़ धूप करेंगे, इधर उधर काम कैसे करेंगे, तो परेशानी का कारण बन ही जाता है ना। तो सरल शब्दों में अगर मैं समझाऊं कि जब चीज़ जैसे दिखती है वैसे असल में नहीं होती है, तब वहाँ पर पैदा होता है आयरनी। ठीक है, विडंबना पैदा होता है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। लेकिन अब बात करते हैं क्या, अब बात करते हैं आपके आंसर पे, जो मैं आपको बताया था कि एलेगरी लिख देता हूँ, एलेगरी है और यहाँ पर आयरनी है, दोनों में सर फर्क क्या होता है। बात तो अब दोनों एक ही समझा दिए हो। तो सबसे पहली बात यह है कि एलेगरी में होता यह है कि इसमें पूरे प्लॉट में यानी पूरे कहानी में, है ना, वो जो प्लॉट है, कहानी जो है, पूरी कहानी और इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सिंबॉलिक होते हैं। लेकिन आयरनी में क्या होता है, आयरनी में सिर्फ कुछ छोटे छोटे डायलॉग्स, कुछ छोटे छोटे लाइंस, कुछ छोटे छोटे दृश्य, कुछ छोटे छोटे सिचुएशन ही आपका ऐसा होगा, है ना, सिंबॉलिक होगा, मतलब उल्टा वो मीनिंग दे रहा होगा। लेकिन इसमें पूरी की पूरी कहानी, पूरे प्लॉट और फिर सारे के सारे कैरेक्टर्स ही सिंबॉलिक होते हैं। और इसका पर्पस क्या होता है, पहली बात समझो, एलेगरी का पर्पस क्या होता है। इसका मतलब होता है कि कोई ना कोई यहाँ पर नैतिक हो, है ना, जिसको बोलते हैं मोरल या फिर पॉलिटिकल या फिर स्पिरिचुअल संदेश देने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर आयरनी क्या करता है, कोई संदेश वंदेश नहीं देता, ये कटाक्ष कर रहा होता है, किसी के ऊपर हास्य कर रहा होता है, विरोधाभास पैदा कर रहा होता है ना, ये इसका पर्पस होता है। यहाँ तक क्लियर है। फिर दूसरी बात यहाँ ये है, जैसे मैं इसका एग्जांपल दिया था, एलेगरी का एक एग्जांपल दिया था एनिमल फार्म, जो जॉर्ज ऑरवेल लिखे हैं, याद है आपको। जॉर्ज ऑरवेल की एक पुस्तक है
एनिमल फार्म करके, जो रूसी क्रांति के ऊपर लिखी गई है। इसमें क्या होता है कि पूरी कहानी ही राजनीति और क्रांति का वहाँ पर एक तरह से सिंबलाइज कर रहा होता है, उसका रूपक है। लेकिन इसका क्या होता है, ये पूरी कहानी थोड़ी होती है आयरनी। इसमें एक सेंटेंस होता है खास करके, या फिर कोई डायलॉग होता है, छोटा सा कोई दृश्य होगा। जैसे कि मैं अगर बता दूं कि एक पूरा आंधी वाला मौसम है ना, और कह देते हैं व्हाट अ लवली वेदर। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ प्रेज बस दिखावे के लिए है, अर्थ इसका जस्ट उल्टा है। आंधी तूफान को कौन पसंद करता है, समझ गए कि नहीं। तो इस तरीके वाली बात है। फिर यहाँ पर क्या होता है, एलेगरी में जो मीनिंग होता है, ऊपर वाला मीनिंग और अंदर वाला मीनिंग, वो पूरे स्टोरी में या फिर पूरे पोएम में या फिर पूरे नाटक में चल रहा होता है। लेकिन आयरनी क्या होता है, कुछ पल के लिए होता है। कोई एक छोटी सी घटना होती है, कोई एक छोटा सा डायलॉग होता है, संवाद होता है ना, या फिर कोई छोटा सा एक लाइन होता है। तो आयरनी और इसके बीच पूरा आपको फर्क समझ में आ जाता होगा, है ना। तो अगर बात करें तो एलेगरी में पूरे किताब में ही पूरा सिंबोलिज्म छुपा होता है, और आयरनी जो होता है वो किसी एक लाइन में या फिर किसी एक सीन में छुपा होता है। बात समझ गए कि नहीं। तो ये पूरी कहानी, पूरे कविता, पूरे प्ले, पूरे नाटक के बारे में कह रहा होता है, सिंबलाइज कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से लाइन का मीनिंग अलग दे रहा होगा। समझ गए बात को कि नहीं। चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और खड़ा होता है। एक सवाल खड़ा होता है कि सर आयरनी तो ठीक है, आयरनी में कई बार सर हम फिगर ऑफ स्पीच में आयरनी को पढ़ लेते हैं, लेकिन आप यहाँ पर पढ़ा रहे हैं क्या, आप तो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं लिटरेरी डिवाइस में। तो ऑब्वियस सी बात है, ये लिटरेरी डिवाइस में भी इस्तेमाल होता है, और आपके फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार में भी इसको पढ़ा जाता है। जैसे मान लो कि कोई नॉवेल है, कोई प्ले है, कोई पोएम है, उसका पूरा थीम ही अगर इससे प्रभावित है, पूरा का पूरा थीम है ना, पूरा सब्जेक्ट ही अगर इससे प्रभावित है, आयरन से प्रभावित है, तब इसको लिटरेरी डिवाइस बोल देंगे। जैसे अगर आपको एग्जांपल दो, शेक्सपियर के ओथेलो पढ़े होंगे, है ना, उसमें क्या होता है कि शेक्सपियर के ओथेलो में ड्रामेटिक आयरनी का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप देखोगे तो ड्रामेटिक आयरनी क्या होता है, अभी मैं समझाने वाला हूँ, आगे इसके टाइप में देखेंगे, ठीक है। उसमें क्या होता है कि दर्शक को पता होता है कि आयोगो जो होता है वो झूठ बोल रहा होता है, लेकिन ओथेलो को भरोसा है, क्या भरोसा है कि उसको पता ही नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है ना। तो पूरे प्लॉट में सस्पेंस और थोड़ा सा वहाँ पर ट्रेजेडी पैदा करता है। तो पूरे प्लॉट यानी पूरी कहानी में अगर ऐसा दिया गया है तो वो लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है, समझ गए। और फिगर ऑफ स्पीच का काम ये कब करेगा आयरनी, तब करेगा जैसे मैं अगर बता दूं कि कोई बच्चा बोलता है क्लास में, है ना, मेरे क्लास में है एक ऐसी बच्ची जो हमेशा कहा करती है कि वाह सर, ग्रेट सर, है ना, क्या गजब का होमवर्क दिया, बहुत ही मज़ा आने वाला है। लेकिन मुझे पता है वो टॉन्ट मार रही होती है, कटाक्ष कर रही होती है ना। तो बोलती है, जैसे मैं बोलूँ ओह ग्रेट अनदर होमवर्क, ऐसे करके अगर बोलें तो इसका मतलब है कि असल में ग्रेट का यहाँ पर लिटरल पॉजिटिव मीनिंग है कि वाओ, है ना, लेकिन असल में स्टूडेंट उस चीज़ से परेशान है, उल्टा सेंस है, समझ पा रहे हो। तब यहाँ पर बोलेंगे कि कटाक्ष है, तो वो फिगर ऑफ स्पीच का काम कर गया। तो आयरनी जो होता है वो दोनों होता है, लिटरेरी डिवाइस भी होता है और आपका फिगर ऑफ स्पीच भी होता है। कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। तो अगर शॉर्ट में बताएं कि आयरनी कब होता है आपका लिटरेरी डिवाइस, जब पूरी कहानी या फिर पूरी कविता, पूरा नाटक जो है उसका स्ट्रक्चर और टोन में ही अगर आयरनी है, तब उसको कहेंगे ये लिटरेरी डिवाइस है। लेकिन किसी सेंटेंस में या फिर किसी डायलॉग में आयरनी है, तब वो कैसा काम कर रहा है, फिगर ऑफ स्पीच का काम कर रहा है। तो ये पूरा एक एनालिटिकल व्यूज है हमारे तरफ से कि आप इसको समझ पाए होगे, है ना। तो बात करते हैं यहाँ पर फेमस यूजर्स कौन कौन हुए, जरा देख लो। तो यहाँ पर है वोल्टेयर हैं, जोनाथन स्विफ्ट हैं, है ना, एडवर्ड गिबन है, फिर हेनरी जेम्स हैं, फिर थॉमस मान हैं। ये सारे इसके फेमस क्या रहे हैं, यूजर्स रहे हैं, किसके, आयरनी के। तो बात करते हैं यहाँ पर मेन टाइप्स ऑफ आयरनी। टाइप्स ऑफ आयरनी क्या क्या होता है जरा देखते हैं। यहाँ पर है वर्बल आयरनी, यहाँ पर है ड्रामेटिक आयरनी, अभी एग्जाम्पल दिया था आपको, है ना। फिर यहाँ पर सिचुएशनल आयरनी, कैसे ध्यान रखोगे, इसका सीधा मीनिंग अगर समझ गए तो ये याद रख लोगे, और इसके बेस्ड पर एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ इस सेंटेंस में इन तीनों में कौन सा आयरनी का इस्तेमाल हुआ है। तो कॉन्सेप्ट समझो पहले। यहाँ बोल रहा है वर्बल आयरनी, मतलब मौखिक विडंबना कह सकते हैं, जिसमें क्या होता है, द स्पीकर सेज समथिंग बट मीन समथिंग डिफरेंट। अब यहाँ पर कह रहा है कि बोलने वाला जो है कहता कुछ और है, लेकिन उसका अर्थ कुछ और ही होता है, तब उसको बोलते हैं वर्बल आयरनी। स्पीकर बोलने वाला जो स्पीक करता है, वर्बल बोलता है, तब उसका मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन बोलता कुछ और है लेकिन अर्थ कुछ और होता है, तब कहते हैं वहाँ पर वर्बल
आयरनी, समझेंगे बहुत सारा। इसके जब क्वेश्चन कर रहे होंगे ना तो बहुत सारे एग्जाम्पल को वहाँ पर मैं ले रखा हूँ। फिर ड्रामेटिक आयरनी मतलब ड्रामा, नाटक, समझ रहे हो, नाटक में ऑडियंस होगा, नाटक में कुछ पात्र होंगे, कैरेक्टर्स होंगे, समझ पा रहे हो, तो इस तरीके से रिलेट करना है। ड्रामेटिक आयरनी है क्या, देखते हैं। द ऑडियंस अंडरस्टैंड्स मोर देन द कैरेक्टर, अ लाइन हैज ए डबल मीनिंग, डबल मीनिंग में बात कर रहा होता है और ऑडियंस पहले से समझ में आ जाता है ऑडियंस को कि अरे इसका तो अर्थ उल्टा है, लेकिन उसका जो कैरेक्टर है वो अभी तक भी उसको सच मान बैठा है ना। मतलब दर्शक जब कैरेक्टर से अधिक जानते हैं, है ना, और ऐसा संवाद जिसका डबल मीनिंग होता है, तब वहाँ पर होता है ड्रामेटिक आयरनी। यहाँ पर भी एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत कुछ देखने वाले हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर सिचुएशनल आयरनी की बात करते हैं। द अपोजिट हैपन्स फ्रॉम व्हाट इज एक्सपेक्टेड और इंटेंडेड, इसका मतलब है कि जो अपेक्षित हो या फिर जो भी इरादे के अनुसार होना चाहिए उसके विपरीत घटित हो जाए, तब उसको कहते हैं सिचुएशनल आयरनी। इन तीनों पॉइंट को पकड़ के रखना, वैसे टेबल बना दिया हूँ और इसका मीनिंग भी बता दिया हूँ एग्जाम्पल में। देखो वर्बल आयरनी का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पर अभी बोला कि वो जो वर्बल यानी कि मौखिक रूप से कहेगा कुछ और अर्थ निकलेगा कुछ और। जैसे यहाँ पर बोल रहा है व्हाट अ लवली वेदर आई सेड ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, जब वो स्टॉर्म के समय बोलते अरे वाह क्या खतरनाक, मतलब क्या शानदार मौसम यार, समझ रहे हो। तो यहाँ पर कटाक्ष किया गया है ना, कटाक्ष किया गया है, एक तरीके से टॉन्ट मारा गया है मौसम के ऊपर, क्या मज़ेदार मौसम है ना। लेकिन वहाँ पर कहने का अर्थ क्या होता है, ये मज़ेदार तो बस कहने भर के लिए है, लेकिन अंदर से उसको दुख है कि भैया आंधी तूफान आ गया है, लगता है कुछ गड़बड़ होने वाला है ना, डर भी अंदर से। तो यहाँ पर समझ गए कि बोलने वाला जो है वो बोलता कुछ और है लेकिन उसका अर्थ कुछ और होता है, तब यहाँ पर क्या हो जाता है वर्बल आयरनी। द वर्ड्स प्रेज द वेदर, मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है कि शब्द जो होते हैं इसके मौसम की प्रशंसा करते हैं, बट द रियल मीनिंग इज द ऑपोजिट, लेकिन वहाँ पर असलियत ठीक इसका उलट होता है। ठीक है, फिर ड्रामेटिक आयरनी जरा बात करते हैं ओथेलो की। यहाँ पर क्या बोल रहा है इन ओथेलो द ऑडियंस नोज इयागो इज लाइंग बट ओथेलो ट्रस्ट हिम। यहाँ पर बोल रहा है, ओथेलो नाटक की बात कह रहा है कि वहाँ पर दर्शक को पता होता है कि इयागो झूठ बोल रहा है लेकिन ओथेलो उस पर भरोसा करता है। मतलब जब ऑडियंस पहले से सच्चाई जान जाए लेकिन उसका कैरेक्टर सच्चाई को नहीं जान पाता है, तब वो कहलाता है ड्रामेटिक आयरनी, और ये ड्रामा में ही अक्सर होता है। ठीक है, द ऑडियंस अंडरस्टैंड्स द ट्रूथ वाइल द कैरेक्टर डज नॉट, सेम बात है, मतलब दर्शक सच्चाई समझते हैं लेकिन उसका पात्र ही समझता नहीं है कि क्या चल रहा है। सिचुएशनल आयरनी का मतलब है, जैसे यहाँ पर बोला है अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, इसका एग्जाम्पल दे रखा है, इसका मतलब फायर स्टेशन जल करके राख हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये कैसा आयरनी है भैया, कैसी विडंबना है। विडंबना यह है कि फायर स्टेशन का काम क्या होता है, फायर स्टेशन का काम होता है कि वो आग को बुझाए लेकिन खुद में ही आग लग जाए, है ना, जैसे कि चोर के घर में ही चोरी हो जाए। तो ये कैसा विडंबना है, ये सिचुएशनल आयरनी है ना। या फिर पुलिस स्टेशन में ही चोरी हो जाए तो कैसी विडंबना है, सिचुएशनल आयरनी है। समझ पाए कि नहीं। तो द प्लेस मेंट टू स्टॉप फायर्स इट इज इटसेल्फ डिस्ट्रॉयड बाय फायर, देख पा रहे हो, तो इसको बोलते हैं सिचुएशनल आयरनी। अब एग्जाम्पल में ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा और इससे बाहर कोई एग्जाम्पल पूछेगा भी नहीं, अगर पूछेगा तो। ठीक है, देखना जैसे क्या है यहाँ पर पूछा, आयरनी इज क्रिएटेड व्हेन देयर इज डिफरेंस बिटवीन, ऑब्वियस सी बात है, अपीयरेंस एंड रियलिटी के बीच जब गैप होता है तभी आयरनी क्रिएट होती है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, इसके ऊपर डिटेल में बताया हूँ। फिर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ आयरनी। बेसिक फॉर्म क्या होता है सबसे ज़्यादा, अभी तीन देखे थे ना, तीन देखे थे, एक ड्रामेटिक देखे थे, वर्बल देखे थे और एक देखे सिचुएशनल आयरनी। तो सबसे ज़्यादा कौन होता है कॉमन फॉर्म, तो ये होता है आपका वर्बल आयरनी, है ना, जो बोलता कुछ और है मीनिंग कुछ और निकलता है। ड्रामेटिक आयरनी अकर्स बिटवीन द, हाँ ड्रामेटिक आयरनी कब वो घटित होती है, तो द ऑडियंस नोस मोर देन द कैरेक्टर, जब कैरेक्टर से पहले पता चल जाए ऑडियंस को सच्चाई, तब वहाँ पर ड्रामेटिक आयरनी होता है। फिर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशनल आयरनी। तो चारों को पढ़ो यहाँ पर, है ना, चारों को पढ़ोगे तो यहाँ पर पता चलेगा अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, मतलब आग बुझाने वाले स्टेशन खुद ही आग के लपेटे में आ जाए तब कैसा स्थिति है वहाँ पर, कैसा सिचुएशन है, सिचुएशनल आयरनी है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, फिर अगला क्या है जरा बात करते हैं। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर बताओ फर्स्ट सेंटेंस क्या बोला, स्टूडेंट सेज आई लव एग्जाम्स बट एक्चुअली हेट्स देम। स्टूडेंट जब अगर कह दे कि मुझे परीक्षा देना बहुत ही पसंद है, इसका मतलब है कि वो झूठ बोल रहा है,
मुझे परीक्षा पसंद है लेकिन वास्तव में उससे वह नफरत करता है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, मतलब बोलता कुछ और है लेकिन इसका अर्थ कुछ और निकले, तो यहाँ पर कौन सा हुआ, वर्बल, है ना। फिर यहाँ पर द ऑडियंस नोस, तो ये ड्रामेटिक हो गया, अगर ऑडियंस को पहले से पता चल जाए उस कैरेक्टर से ज़्यादा। फिर बोला अ टीचर एक्सप्लेन्स अ जोक टू स्टूडेंट, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, जोक सुना रहे हैं, यहाँ पर कोई आयरनी नहीं है। फिर यहाँ पर क्या है, जोक अगर डबल मीनिंग में दे दे तब यहाँ पर वर्बल हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर बोला सिचुएशनल के बारे में, तो सिचुएशनल कैसा, किसको कहते हैं, चोर के घर में ही चोरी हो जाना वो सिचुएशनल है, ठीक है, या फिर पुलिस स्टेशन में ही चोरी हो जाना ये कहलाता है सिचुएशनल। फिर यहाँ पर इन विच टाइप ऑफ आयरनी डज द ऑडियंस अंडरस्टैंड मोर देन द करेक्टर, तो करेक्टर से ज़्यादा समझे तो ऑडियंस से ही पकड़ लेना, ऑडियंस होगा कहाँ, ड्रामा में ही होगा, तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। फिर अ मैन बाइज अ लॉटरी टिकट, यहाँ पर क्या कह रहा है, अ मैन बाइज अ लॉटरी टिकट ड्रीम्स अबाउट विनिंग बट लॉसेस एवरीथिंग, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब बताओ, वो सोच कर रखा है पहले से कि लॉटरी खरीदेंगे, जीतेंगे, फिर एक घर बनाएंगे, बीवी को खुश करेंगे, फिर ससुराल वाले को खुश करेंगे, ऐसे ऐसे सपना देखता है और लास्ट में सब कुछ अपना खो देता है। तो ये कौन सी विडंबना है भैया, सिचुएशनल आयरनी है ना। ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, वो सोचे थे कुछ और, हो गया कुछ और, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। मतलब लॉटरी लोग क्यों खरीदते हैं, जीतने के लिए खरीदते हैं, लेकिन वहाँ जीतने से ठीक उलट हो जाता है, यानी हार जाते हैं सब कुछ। जब सब कुछ हार जाते हैं तो सिचुएशन हो गया एक तरीके से, वही वाली बात होगी ना। अब फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, मतलब कि आग बुताने का जो काम करे उसी में आग लग जाए, तो वही वाली बात है, जीतने की सोचा था लेकिन सब कुछ हार जाए, तो सिचुएशनल आयरनी है, ठीक है। फिर बोला सेइंग व्हाट अ प्लीजेंट डे, अगर कोई कह रहा है ऐसा, और वो भी कब, ड्यूरिंग अ हेवी थंडरस्टॉर्म, आंधी तूफान के समय ऐसा बोले, तो कौन सा आयरनी है, वर्बल आयरनी है कि नहीं। बोलता है ऐसा है लेकिन मजाक में बोल रहा है, कटाक्ष कर रहा है थंडरस्टॉर्म को लेकर के, अंदर से वो डर रहा है, उसको मजा नहीं आ रहा है, बस मजे के लिए बोल रहा है। फिर बोल रहा है यहाँ पर इन शेक्सपियर्स रोमियो एंड जूलियट में कह रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है। द ऑडियंस नोज जूलियट इज अलाइव बट रोमियो बिलीव्स सी इज डेड, तो ये ऑब्वियस सी बात है, जब ऑडियंस को ज़्यादा पता हो उस कैरेक्टर से तो ऑब्वियस सी बात है क्या है, ड्रामेटिक आयरनी है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पर है व्हेन द आउटकम ऑफ ए सिचुएशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज एक्सपेक्टेड इट इज कॉल्ड, यहाँ पर बोल रहा है कि जब भी किसी स्थिति का परिणाम बिल्कुल ही अलग होता है, जो अपेक्षित था, जो उम्मीद था उसके उलट था, तो इसे क्या कहते हैं, इसे सिचुएशनल आयरनी कहते हैं, ऑब्वियस सी बात है। मतलब डेफिनेशन बेस्ड एक क्वेश्चन था। सेइंग आई जस्ट लव वेटिंग इन लॉन्ग क्यूज, है ना, अरे यार मुझे लंबी लाइन में खड़े रह करके वेट करना बहुत ही पसंद है, बहुत ही मज़ा आता है मुझे। अगर ऐसा कोई कह दे तो वास्तव में क्या ये सच है, किसी को लाइन में खड़ा रहना पसंद होता है। फॉरेन का आदमी डिसिप्लिन वाला आदमी होता है, थोड़ा सा उनको लगता है कि चलो थोड़ा सा गैप मेंटेन करके ये करें। हमारे इंडियन लोग, अरे भैया मत पूछो, लाइन में क्यू में खड़े हो, मर धक्का मर धक्का, अरे थोड़ा सा गैप लेके खड़े हो जा भाई, है ना। तो यहाँ पर अगर कोई कह दे इंडियन खास करके कि मुझे ना लॉन्ग क्यूज में खड़े रहना बहुत ही पसंद है भाई, बहुत मज़ा आता है, मतलब अगल बगल इधर उधर ताड़ने में, समझ रहे हो, तो वो गलत ही कर रहा है, ताड़ने का बस बहाना है, लेकिन किसी को भी वहाँ पर मज़ा नहीं आता है, एक्चुअल में वो बहुत ही ज़्यादा एनॉयड फील करता है। तो क्या है, कहता कुछ और है लेकिन असल में अर्थ कुछ और होता है, तो वो वर्बल आयरनी है ना। तो ये कहने वाली बात थी, सेइंग यहाँ पर दे रखा है। फिर बोला अ पुलिस ऑफिसर गेट्स अरेस्टेड बाय ब्रेकिंग द लॉ, अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, पुलिस ही खुद अरेस्ट हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो उसका काम है अरेस्ट करना, लेकिन उसे खुद ही अरेस्ट किया जा रहा है, इसका मतलब वो सिचुएशनल आयरनी है, उसकी सिचुएशन ऐसी बन गई है। फिर अगला बोल रहा है क्या, जरा देखते हैं। अगला बोल रहा है ओडिपस रेक्स में ओडिपस वाउस टू फाइंड द मर्डरर ऑफ किंग लायस, यहाँ पर कह रहा है कि लायस जो है उस मतलब ओडिपस रेक्स में ओडिपस राजा जो किंग लायस होता है उसके हत्यारे को खोजने की क्या करता है, वॉस करता है, यानी कि कसम खाता है। नॉट नोइंग इट इज़ हिमसेल्फ, और यह उसको ये पता नहीं होता है कि वही खुद हत्यारा है। तो ये कैसी स्थिति है, ड्रामेटिक आयरनी है ना, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ऑडियंस को पता चल जा रहा है उसके बारे में। तो ये दो आपके हो गए आयरनी, है ना। नेगेटिव कैपेबिलिटी भी पढ़ा देता हूँ, हालांकि मैं थक चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि इसको भी अच्छे से बता दो। थोड़ा सा सांस ले लेता हूँ अच्छे से, 2 सेकेंड आप लोग वेट करो, थोड़ा सा मुझे स्ट्रेच करने दो।
एक ही वीडियो में बन जाए तो अच्छी बात है ना, क्योंकि बहुत अधिक मुझे पढ़ाना है। और चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट आपका है नेगेटिव कैपेबिलिटी। ये बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको पढ़ के, ठीक है। इसको मैं समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। मतलब पढ़ाते पढ़ाते कई बार होता है ना कि मैं भावनाओं में इतना ज़्यादा बह जाता हूँ कि सारे वर्ड बाय वर्ड मैं पूरा उसको उसका पोस्टमार्टम ही कर डालता हूँ, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर नेगेटिव कैपेबिलिटी है क्या, इसको क्या बोलते हैं। नकारात्मक क्षमता बोल देंगे इसको, कैपेबिलिटी है ना। कैपेबिलिटी मतलब औकात भी होता है, क्या औकात है, यहाँ पर क्षमता से रिलेटेड है ना। नकारात्मक क्षमता क्या होता है, जरा बात करते हैं इसका डेफिनेशन। पहले देखो किस तरीके से लिखना है। यहाँ बोर्ड है टर्म यूज्ड बाय पोएट जॉन कीट्स। अब ये भैया बहुत ही रोमांटिक कवि थे, है ना। इनकी कविता पढ़ते पढ़ते ना, मतलब मुझे सच में मैं रोमांटिक हो जाता हूँ, मतलब भावनाओं में बह जाता हूँ पूरा इमेजिनेशन में। तो जॉन कीट्स को पढ़ने वाले लोग ना कविता से प्रेम कर बैठेंगे, ठीक है। भले उनकी प्रेम कहानी हो या ना हो, वो बात की बात है, कविता से ज़रूर प्रेम कर लेंगे। कविता मतलब आपकी पड़ोसन नहीं, पोएम की बात कह रहा हूँ। यहाँ पर बात करते हैं टर्म यूज्ड बाय। ये जो नेगेटिव कैपेबिलिटी का जो टर्म है, ये किसने दिया है, जॉन कीट्स ने दिया है। इसका मतलब समझना क्या है, ये तो समझने वाली बात है। यहाँ पर क्या दे रखा है, इट मीन्स द एबिलिटी टू एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी, मिस्ट्री एंड डाउट विदाउट ट्राइंग टू फाइंड क्लियर फैक्ट्स और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर साफ साफ ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इसका अर्थ ये है, इट मीन्स इसका अर्थ ये है कि जो अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है ना, रहस्य है, मिस्ट्री है, डाउट है, संदेह है, उसको स्वीकार करने की क्षमता बिना किसी स्पष्ट फैक्ट या फिर उसके जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, बिना उसके लॉजिकल एक्सप्लेनेशन खोजे ही अगर आप उस अनसर्टेनिटी को, उस मिस्ट्री को, उस डाउट को अगर एक्सेप्ट कर लेते हो, तो वो एक्सेप्टेंस की भावना जो है, वो एक्सेप्टेंस की जो क्षमता है, वो कहलाता है उस कवि का नेगेटिव कैपेबिलिटी। क्लियर है, ये कवि के बारे में है कि कवि अगर इस तरीके से एक्सेप्ट करे चीज़ों को, तो उसको कहते हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी। क्या समझे, इसका मतलब ये है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ मान लो कि अभी एकदम सूर्यास्त का समय है, ठीक है, और बहुत ही सुंदर दृश्य दिखता है, नहीं दिखते, पेड़ पौधे होते हैं, उसका जो हॉरिजॉन होता है, क्षितिज जो होता है, उसके ऊपर आपको दिख रहा होगा सूर्यास्त के समय में पूरा आसमान में बादल लाल दिख रहे होंगे, बहुत ही सुंदर दृश्य दिख रहा होता है। तो इसका पीछे थोड़े पढ़ते हैं कि भैया ये प्रिंसिपल ऑफ टोटल रिफ्लेक्शन है कि रिफ्रैक्शन इसका कारण है, या फिर इसका कारण जो होता है वो होता है आपका स्कैटरिंग। तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट वहाँ पर थोड़े समझ रहे होते हैं, नहीं समझ रहे होते हैं ना। तो जैसे हम एक सुंदर सूर्यास्त को देखते हैं, तो उसका रंग विज्ञान से समझने के बजाय, मतलब उसका फैक्ट खोजने के बजाय, उसका बस आनंद लेना ही क्या कहलाता है, नेगेटिव कैपेबिलिटी कहलाता है। मतलब रियल फैक्ट को, उसके लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढने के बजाय उस अनसर्टेनिटी, उस मिस्ट्री और उस डाउट को एक्सेप्ट कर लेना ही नेगेटिव कैपेबिलिटी कहलाता है। अभी बहुत अच्छे से समझोगे, आगे बहुत कुछ समझाया हूँ, है ना। यहाँ पर मेन फीचर्स देखते हैं, इसके मेन फीचर्स क्या होते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है समझ के। यहाँ पर है, एक एक करके समझेंगे। ये पॉइंट ध्यान में रख लेना अगर मेंस की तैयारी को अभी से ध्यान में रखते हो तो, अदरवाइज अभी एमसीक्यू पे फोकस करो, है ना। बहुत ज़्यादा रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है फिलहाल, अच्छा खासा आपको टाइम मिलेगा। प्री पढ़ते पढ़ते वैसे बहुत कुछ तैयारी कर लोगे, मेंस के टाइम के लिए आपको समय मिलेगा और वहाँ पर और मज़े से करोगे, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं इसके फीचर्स क्या है नेगेटिव कैपेबिलिटी के। एक्सेप्टेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, नो इरिटेबिलिटी ऑफ फोर फैक्ट्स, फिर यहाँ पर लॉस ऑफ पर्सनल ईगो, कवि के बारे में कह रहा है ये सारी बातें, है ना। कवि ये सब एक्सेप्ट करते हैं, इरिटेट नहीं होते हैं फैक्ट के लिए, और फिर पर्सनल ईगो जो होता है वो बीच में नहीं आता। फिर कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन, फिर डिटैचमेंट एंड ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी में काफ़ी बार समझा चुका हूँ, है ना। ऑब्जेक्टिविटी कहने का मतलब है जो जैसा है वैसा, मतलब कोई बायस हो ही नहीं वहाँ पर, है ना, पक्षपाती किए हुए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। तो यहाँ तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इसको मैं समझा देता हूँ वन बाय वन करके। यहाँ पर बोला है इसका मेन फीचर में एक्सेप्टेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, नो नीड फॉर फिक्स्ड आंसर। इसका मतलब हुआ कि कोई फिक्स आंसर की आवश्यकता नहीं होती है और उसमें अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता को स्वीकार किया जाता है, ये इसका फीचर है ना। अब इसको समझते हैं ज़रा। देखो, मान लो कि आप कोई दोस्तों के साथ रात में छत पर बैठे हो, ठीक है, और तारे को देख रहे हो,
गिन नहीं रहे हो, मतलब तारे को देख रहे हो। आपके एक दोस्त ने आपसे पूछा यार तारों के उस पार क्या है, तो आप इसको दो तरीके से ले सकते हो। आप जिद पकड़ लें कि मुझे अभी और यहीं इसका पूरा पक्का जवाब चाहिए, मतलब आप मान लो कवि कवि हो और आप जिद पकड़ लें कि मुझे अभी और यहीं इसका पूरा मतलब फैक्ट जानना चाहे मुझे कि तारे के उस पार क्या है। या फिर दूसरा चीज़ आप ये कर सकते हो कि आप मुस्कुरा करके कहें पता नहीं यार, लेकिन यही तो इसकी खूबसूरती है ना, ये रहस्य मुझे अच्छा लगता है। मतलब उस रहस्य को नहीं जानना, उसके रहस्य के पीछे का कारण क्या है वो नहीं जान करके उसकी खूबसूरती को एक्सेप्ट कर लेते हो, तो वही कहलाता है एक्सेप्टेंस ऑफ अनसर्टेनिटी। इसके फिक्स्ड आंसर के पीछे आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते हो। ठीक है, मतलब अगर जवाब अभी नहीं है तो भी आप परेशान नहीं होते। अनसर्टेनिटी को आप गले लगाते हो, उस रहस्य का आनंद लेते हो, बजाय इसके कि हर हाल में नहीं भैया मुझे इसका फिक्स आंसर जानना ही जानना है ना। इसका मतलब इसके अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो बिना इसके फैक्ट, बिना इसके साइंटिफिक कारण को जाने ही, तब वो कहलाता है एक्सेप्टेंस ऑफ अनसर्टेनिटी। इसके फिक्स्ड आंसर के पीछे आप पागल नहीं होते हो, है ना। तो ये किसका मेन फीचर है, ये है आपका नेगेटिव कैपेबिलिटी का एक फीचर है। यहाँ तक समझ गए। एक कवि की तरह सोचो, जब मैं समझा रहा हूँ तो कवि की तरह सोचो कि मैं ही कवि हूँ और मैं ही चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा हूँ बिना उसके फैक्ट को जाने। तब ये जो आपके अंदर की कैपेबिलिटी है ना, समझने की जो एक औकात है, क्षमता है, यही है आपके क्या नेगेटिव कैपेबिलिटी। और नेगेटिव कैपेबिलिटी का एक फीचर आपका है कि अनसर्टेनिटी को आप एक्सेप्ट कर लेते हो। फिर दूसरा क्या कह रहा है, आप कवि हो, नो इरिटेबिलिटी फॉर फैक्ट्स, कामली लीव्स विथ मिस्ट्रीज। इसका मतलब क्या हुआ कि आप तथ्यों के लिए इरिटेट नहीं होते कि नहीं मुझे फैक्ट जानना ही जानना है ना। रहस्यों को बिल्कुल ही शांतिपूर्वक अगर जी लेते हो, मजे ले लेते हो उस पल को, तब आप कहलाओगे कि आप में नेगेटिव कैपेबिलिटी का ये वाला गुण है, नो इरिटेबिलिटी फॉर फैक्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको समझाता हूँ, जरा देखो। मान लो कोई जादू देखते हो, तो जादू देखते हो आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा मतलब इरिटेट हो जाते हो, नहीं मुझे जानना ही है कि वो जादू सिखाया कैसे गया, वो ट्रिक किया कैसे। बजाय इसके कि जादू का बस मज़ा ले लिए और पोएम लिख डाले उस मज़े के ऊपर, तो आपके अंदर है नो इरिटेबिलिटी फॉर फैक्ट्स, है ना। नेगेटिव कैपेबिलिटी का एक ये फीचर होता है ना। शांतिपूर्वक उस मिस्ट्री को एक्सेप्ट कर लेते हो। एक और तरीके से इसको समझ सकते हो कि मान लो एक बच्चा रात में आसमान देख रहा है, आप मान लो बच्चे हो, ठीक है। अब फिर बच्चे का जवाब देने वाले कोई नानी हो मान लो, है ना। तो एक बच्चा है रात में आसमान को देख रहा है, चांद को बहुत ही अच्छे से निहार रहा है, और मान लो आपसे ये पूछता है, और फिर अपनी नानी से पूछता है कि नानी चांद पर खरगोश क्यों बैठा है। तो नानी कहती है यार ये तो पुरानी कहानी है बेटा, सच में कोई खरगोश वरगोश नहीं है। तो यहाँ पर उस बच्चे का दो रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। और वो बच्चे हो आप, मतलब वो बच्चा है कोई कवि। अगर बच्चा जिद पकड़ ले कि नहीं 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 मुझे अभी चांद का पूरा सच बताओ वरना मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। और दूसरा कवि है जो ये कहे, मतलब बच्चा है मतलब बच्चा, मतलब समझ रहे हो, कवि को मैं सिंबलाइज कर रहा हूँ। अगर वहां पर वो बच्चा मुस्कुरा दे और कहे अच्छा हो सकता है खरगोश की कहानी बस कहानी ही हो, लेकिन मुझे इससे मानना बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से जब आप शांतिपूर्वक उस मिस्ट्री को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, और बिल्कुल ही उस इरिटेट बच्चे की तरह इरिटेट नहीं होते हो, तो वो कहलाता है, वो वाले गुण कहलाता है नो इरिटेबिलिटी फॉर फैक्ट्स। यानी कवि का एक गुण है नेगेटिव कैपेबिलिटी को एक्सेप्ट करने की। बात समझ में आई या नहीं? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे से समझ रहे होगे, है ना। मतलब अगर तुम उस रहस्य को एंजॉय करते हो बिना इरिटेट हुए, बिना गुस्सा किए, तो यही है उस कवि की नो इरिटेबिलिटी फॉर फैक्ट्स वाला एक फीचर। ठीक है, चलिए जी, सारी बात को हम समझ रहे हैं। फिर अगला समझाइए सर। यहाँ पर है लॉस ऑफ पर्सनल ईगो, द पोएट रिमूव्स हिज ओन पर्सनालिटी। अब जरा समझने की कोशिश करो। इसका मतलब है कि अपने जो पर्सनल ईगो होता है उसको त्याग देना एक कवि की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और ये कहलाता है नेगेटिव कैपेबिलिटी का एक दूसरा फीचर, तीसरा फीचर है ना। तो इसमें द पोएट रिमूव्स हिज ओन पर्सनालिटी, इसका मतलब कवि जो अपनी पर्सनालिटी है उसको हटा करके देखता है, तब वो कहलाता है लॉस ऑफ पर्सनल ईगो। क्या मतलब है यहाँ पर, जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लो कि आप एक कवि हो और आप समुद्र के किनारे बैठे हो,
उसके लहरों को देख रहे हो, उसके नीले नीले कलर को देख रहे हो, उसकी आवाज़ को सुन रहे हो और छम 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 की आवाज़ आ रही है, और अब सपनों में खो गए कि अरे वो तो आई है पायल बजाते हुए, एक गिलास पानी लेकर के दरवाज़ा पे खड़ी है, आइए स्वामी जी इस जल को ग्रहण कीजिए, है ना। मतलब समझ रहे हो, इस तरीके से समुद्र को देखते हुए एक इमेजिन पे चल जाते हो, फिर उसके रंग को देखते हो, लहरों की आवाज़ को सुनते हो, उसका उतार चढ़ाव को देखते हो। तो यहाँ पर क्या है कि आप एक अच्छे से मतलब एक अच्छे कवि हो, लेकिन मान लो कि आप बीवी से झगड़ा करके आए हो और समुद्र के किनारे बैठे हो और समुद्र के लहरों को देख रहे हो, और देख रहे हो कि लहरें असल में चमक रही है, नीली है, शांत है, लेकिन फिर भी आप कवि हो, आप कुछ ना कुछ लिखोगे उसके ऊपर। और लिखते कैसे हो, समुद्र बिल्कुल ही काला है, लहरें रो रही है, चिल्ला रही है, फालतू ऐसी बातें अगर लिख दिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने मूड को अपने कवि के गुण में घुसेड़ दिए, मतलब पर्सनल ईगो को ले आए कहाँ पर, उस असल सच्चाई के बीच, और उसकी रचना कुछ अलग तरीके से कर दिए। इसका मतलब है आप अपने पर्सनल ईगो को बीच में ले आए। लेकिन इसका ठीक उल्टा, अगर आप पर्सनल ईगो को ना लेकर के जो है उसको ही एक रोचक तरीके से लिख देते हो, जैसे आप लहरों को देख करके क्या लगेगा, कैसी है लहर, है ना, और फिर कितना सुंदर है, कितने नीले कलर की है, कैसा उतार चढ़ाव है ना, उसमें ट्रफ्स बन रहे हैं, उसमें क्रस्ट बन रहे हैं, एकदम मस्त वाला एकदम मतलब अच्छे तरीके से अगर आप उसको लिख देते हो, तब आप क्या करते हो, अपने पर्सनल ईगो को खो देते हो, है ना। तो यहाँ तक समझ में आई बात। मतलब जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, वही मुख्य भूमिका में रहनी चाहिए कविता में, और अपना पर्सनल ईगो को बीच में नहीं लाने चाहिए। उसकी असली सुंदरता ही आपके कवि से भी, कविता से भी झलके, तब वो कहलाता है आप लॉस ऑफ पर्सनल ईगो के गुण रखते हो, यानी कि नेगेटिव कैपेबिलिटी है आपके अंदर। समझ गए कि नहीं, नेगेटिव कैपेबिलिटी मतलब बीच में नहीं आने देते अपनी पसंद नापसंद चीज़ों को, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है चीज़ों को समझ गए। फिर बोला कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन बिकम्स वन विथ द सब्जेक्ट डिस्क्राइब्ड। क्या मतलब समझे, अब जरा बताओ, जो जो सुधीर के अरोरा की बुक को पढ़ा होगा, इन बातों को कभी आपको जीवन में समझ आएगा, बताओ जरा। नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि आप इसके ऊपर उतना ज़्यादा थिंक नहीं करते, डेप्थ में नहीं सोचते, कहाँ समझ पाओगे, है ना। तो यहाँ पर कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन का मतलब है बिकम्स वन विथ द सब्जेक्ट डिस्क्राइब्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इसको समझता हूँ। मतलब पूर्ण पहचान, हिंदी में बोले तो कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन, जिस विषय का वर्णन करता है उसी में विलीन हो जाना, ये क्या कहलाता है, मतलब जो भी वहाँ पर सब्जेक्ट डिस्क्राइब किया जा रहा है उसमें खो जाना, एब्जॉर्ब हो जाना, वो कहलाता है कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन। मान लो कि पक्षी पर कविता लिखते हो और तुम खुद ही पक्षी बन जाते हो, पक्षी की तरह महसूस करने लगते हो, और उसी पक्षी के नज़र से इस पूरी दुनिया को आसमान में उड़ करके देखने लगते हो, तो वो कहलाता है कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन, मतलब उसमें आप विलीन हो जाते हो, ठीक है। यहाँ तक समझ पा रहे हो। मतलब कि कवि जो होता है अपने सब्जेक्ट को लेकर के इतना डूब जाता है कि उसकी जो सोच है, उसकी जो फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, उसके जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है ना, उसी विषय के साथ एक हो जाते हैं। अब वो ऑब्जर्वर नहीं रहते, बल्कि खुद उस चीज़ के रूप में महसूस करने लगते हैं, तब वो कहलाता है कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन। मुझे उम्मीद है। मान लो फिर से उस कवि के बारे में लिखते हैं। मान लो कि समुद्र के लहर के ऊपर आपको कविता लिखना है, तो देखने देखने वाला जो कवि है वो क्या देखेगा, लहरें ऊपर नीचे जा रही हैं, सफ़ेद झाग निकल रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो खुद को लहर महसूस करता है कवि, कि मैं अब इसको मान लो एक कविता के फॉर्म में लिखना हो, तो कैसे लिखेगा वो वाला कवि जो कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन रखता हो, मतलब खुद उस चीज़ को, मतलब वो लहर खुद ही बन जाएगा। तो मैं कह के लिखेगा, मैं उठता हूँ, मैं गिरता हूँ, मैं किनारे से टकरा कर टूट जाता हूँ, फिर भी बार बार लौट आता हूँ। तो इस तरीके के जो कवि होते हैं, जो खुद उस चीज़ को महसूस करते हैं, मैं ही वो सब्जेक्ट हूँ, मैं ही वो पक्षी हूँ, मैं ही वो लहर हूँ, समझ पा रहे हो, तब वो वाली जो फीचर है वो कहलाती है उस कवि के कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन। उम्मीद है आप समझ पा रहे हो। मेंस के परीक्षा लिखोगे ना, तो ये सारे पॉइंट मैं बहुत अच्छे से याद करवा दूंगा, एकदम याद करवा दूंगा, देखना। अभी याद नहीं करवाना है, बस अभी चीज़ों को समझते जाओ,
ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फिर अगला पॉइंट कह रहा है उसका मेन फीचर डिटैचमेंट एंड ऑब्जेक्टिविटी, व्यूज थिंग्स विदाउट पर्सनल बायस। इसका मतलब है कि चीज़ों से विरक्त हो जाना, डिटैच हो जाना, और ऑब्जेक्टिविटी को रखना, है ना, चीज़ों को व्यक्तिगत पक्षपात के बिना ही देख लेना, व्यू कर लेना, ये कहलाता है आपका क्या, डिटैचमेंट एंड ऑब्जेक्टिविटी। सर कैसे समझें इस पॉइंट को, समझाओ जरा सा, मुझे समझ में नहीं आया। यहाँ पर ये कह रहा है कि कवि को अपना पसंद नापसंद अलग रख करके विषय को जो जैसा है वैसे ही दिखा अगर है तो वो कहलाता है डिटैचमेंट एंड ऑब्जेक्टिविटी। अब मान लो कि अब इसका समझते हैं जरा, देखो यहाँ पर क्या है कि कवि हो या फिर कोई लेखक हो जो अपने निजी विचार को रखता है, नापसंद पसंद, गुस्सा प्यार और नफरत को बीच में नहीं लाता है ना, और विषय को वैसे ही देखता है और दिखाने की कोशिश भी करता है जो वो सब्जेक्ट और फिर वो विषय वैसा ही है, ना ज़्यादा सुंदर बना करके दिखाता है ना ही बदसूरत दिखा करके बनाता है, मतलब अपने नज़रिए को निष्पक्ष रखता है, तब वो कहलाता है डिटैचमेंट, है ना। मान लो कि किसी आप टीचर हो, क्लास में पढ़ा रहे हो और क्लास में पढ़ा रहे हो, कोई स्टूडेंट आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसके कई बार नेगेटिविटी को आप दूर करके बच्चों के बीच बताते हो, नहीं ये लड़का बहुत ही अच्छा है, लेकिन पता चल रहा है कि वो अंदर ही अंदर मतलब बहुत ही खतरनाक लड़का है ना, मतलब कोई कमी को उसके छुपा लेते हो क्योंकि वो आपका फेवरेट है, तो अपने फेवरेटिज्म को वो छोड़ देता है, डिटैच हो जाता है उस चीज़ को, उसके सारे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को बताए, तब वो कहलाता है डिटैचमेंट एंड ऑब्जेक्टिविटी। समझ में आई बात? इसको और जरा से कैसे समझ सकते हैं, मान लो कि आपको आप एक कवि हो, है ना, और कोई गांव गए हो, तो गांव का दृश्य को अगर आप लिख रहे हो तो बायस के साथ लिखोगे, है ना, पर्सनल बायस के साथ लिखोगे, तो कैसे लिखोगे? मान लो कि गांव आपको पसंद नहीं है तो कैसे लिखोगे कि गांव गंदगी और गरीबी से भरा हुआ है ना, और अगर आपको पसंद है तो लिखोगे गांव धरती का स्वर्ग है। लेकिन अगर आप में डिटैचमेंट एंड ऑब्जेक्टिविटी का गुण है, वो फीचर है आप में, है ना, वो नेगेटिव कैपेबिलिटी का एक फीचर डिटैचमेंट एंड ऑब्जेक्टिविटी आपके अंदर है, तो आप क्या करोगे, आप तटस्थ रह करके एकदम फैक्ट पर बातें करोगे। जैसे ऐसे लिखोगे, गांव में मिट्टी के घर हैं, कच्ची सड़कों पर बच्चे खेल रहे हैं, खेतों में हरी फसल लहरा रही हैं, इन तरीके के बातों को लिखोगे, है ना, मतलब अपनी पर्सनल फीलिंग्स उसमें नहीं डालोगे, जो जैसा है वैसे ही लिखोगे, तब वो कहलाता है डिटैचमेंट एंड ऑब्जेक्टिविटी। तो मुझे उम्मीद है ये सारे मेन फीचर्स को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पर इसका पर्पस क्या होता है जरा बात करते हैं। यहाँ बोल रहा है अलाउस अ पोएट, मतलब नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या अलाउ करता है, अ पोएट टू एक्सप्रेस प्योर ब्यूटी एंड ट्रूथ विदाउट फोर्सिंग मीनिंग। यहाँ पर ये कह रहा है कि कवि जो होता है वो शुद्ध सौंदर्य और सत्य को व्यक्त करने की अनुमति देता है कवि को, है ना, क्या नेगेटिव कैपेबिलिटी जो है वो कवि को सत्य को और जो प्योर सौंदर्यता है उसको व्यक्त करने की अनुमति देता है, बिना जबरदस्ती कोई अर्थ थोपे हुए। समझ गए बात को? तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आप रात में आकाश को देख रहे हो, है ना, अब वहाँ पर क्या है कि आप तुरंत ही उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन में चले जाते हो कि ये तो गैस के गोले हैं, इतने इसके बीच लाइट ईयर्स की दूरी होती है, लाइट ईयर्स दूरी को मेजर करने का यूनिट होता है ना, तो लाइट ईयर्स की इतनी दूरी है, तो आपका इमेजिनेशन जो है ना एकदम बिल्कुल ही रुक सा जाता है। समझ पा रहे हो? तो ये सारी बातें हैं। फिर यहाँ पर दूसरा पॉइंट कह रहा है कीप्स इमेजिनेशन फ्री। अब यहाँ पर क्या है, इसका पर्पस क्या होता है, एक पर्पस तो ये वाला समझ गए, दूसरा पर्पस होता है कि नेगेटिव कैपेबिलिटी जो होता है वो इमेजिनेशन फ्री रखने की एक कैपेबिलिटी देता है एक पोएट को या फिर एक राइटर को। इसका मतलब क्या समझे, इमेजिनेशन फ्री, इसका क्या मतलब समझे? इसका मतलब ये है कि मान लो आप आकाश को देख रहे हो, है ना, और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन में चले गए, है ना, जैसे अभी मैं आपको बताया साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कहने का मतलब, अब डस्ट पार्टिकल्स देखते हो तो उसके ऊपर साइंटिफिक चीज़ सोचने लगते हो, ये गैस के गोले हैं, है ना, इसके बीच इतनी दूरियां हैं, इस तरीके की चीज़ अगर आप सोचने लगते हो तो आपका इमेजिनेशन वहीं रुक जाता है। तो इमेजिनेशन को साइंटिफिक फैक्ट्स के आधार पर रोकना नहीं है, उसको फ्री छोड़ देना है अपने इमेजिनेशन को, है ना। जैसे अगर आप अपने इमेजिनेशन को ओपन रखते हैं तो आप इसी चीज़ को कैसे सोच सकते हैं कि ये सितारे शायद किसी और दुनिया के दीपक हैं जो किसी और जीवन को रोशनी दे रहे होंगे, शायद ये आसमान के फूल हैं जो रात में खिलते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इस तरीके से इमेजिनेशन को फ्री रखने का पर्पस पूरा करता है कौन, नेगेटिव कैपेबिलिटी। तो मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। और अब भी नहीं समझे ना तो अपना दिमाग को डब्बे में बंद करो,
कुछ देर के लिए ट्रैवलिंग पे चले जाओ, 2-4 दिन ट्रैवल करके आओ, सारी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे भी ज़्यादा कौन एक्सप्लेन करेगा आपके लिए, सब कुछ समझते ही गए होगे, और जो बातें आपकी छूट जाती होगी समझने में वो आप MCQ क्वेश्चन करते समय समझ जाते होगे, है ना। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स के ऊपर। इसके ऊपर और कोई पॉइंट नहीं है, यहाँ पर एग्जाम्पल है, इसको समझेंगे ज़रा। देखो एग्जाम्पल्स है यहाँ पर, किड्स इन ओड टू ए नाइट एंगल, है ना, जानते हो किड्स की एक ओड है टू ए नाइट एंगल जो लिखे हैं। यहाँ पर क्या होता है ज़रा बात करते हैं। यहाँ पर बोर्ड है फुली एंटर्स द बर्ड्स वर्ल्ड विदाउट क्वेश्चनिंग इट्स मिस्ट्री। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है कि मान लो कोई जो कवि है वो जंगल में बैठा है ना, और वहाँ पर एक नाइटिंगेल गा रही है, और वो सोच सकता था ऐसा कि ये जो बर्ड है ये कहाँ से आती है, कहाँ से माइग्रेट करती है, कहाँ को जाती है, इसकी वॉइस की फ्रीक्वेंसी कितनी है ना। फ्रीक्वेंसी मतलब साइंस के नज़रिए से उसको देख रहा है ना, ये किस वजह से गा रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर किड्स, यहाँ पर ये होता है कि इन सवालों में नहीं जाते, है ना। इसमें जो है ओड टू ए नाइटिंगेल में ये इन सवालों पर तो जाते नहीं कि ये कहाँ से आती है, कहाँ को जाती है ना, ये क्यों गा रही है, ये इन सारे सवालों में नहीं जाते। बस वो उस आवाज़ में मतलब कि एक तरीके से घुल जाते हैं, है ना, और खुद को भी कई बार बर्ड के साथ उड़ रहे होते हैं, है ना। वो मिस्ट्री को डिस्टर्ब बिल्कुल ही नहीं करते, उसी को एंजॉय करते हैं और पोएटिक फॉर्म में महसूस करते हैं। इसी को कहते हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी। ठीक है, रहस्य को बिना डिस्टर्ब किए उसी में जी जाना, फुली एंटर कर जाना, ये है किड्स इन ओड टू ए नाइटिंगेल में। बात समझ गए होगे। फिर शेक्सपियर के कैरेक्टर्स में अगर देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, हैमलेट्स डीप अनसर्टेनिटी शो एक्सेप्टेंस ऑफ डाउट। यहाँ पर भी सेम बातें हैं। यहाँ पर ये होता है कि हैमलेट एक प्रिंस है जो सोचता है कि क्या मुझे अपने पिता के हत्यारे से बदला लेना चाहिए या नहीं, है ना। वो 1000 बार सोचता है, सवाल करता है, खुद पर भी शक करता है। नॉर्मल कहानी में हीरो क्या करेगा, तुरंत ही एक्शन ले लेगा, है ना, चल साले को मार दे, एकदम कट्टा निकालता है, सीधा ठोक के आ जाता है लेकिन हैमलेट एक्शन में थोड़ा सा वहाँ पर क्या होता है, वो एक्शन लेने में डिले करता है, क्योंकि वो खुद ही डाउट के साथ जी रहा होता है ना। और हैमलेट उस डाउट को एक्सेप्ट भी करता है और उसे फोर्सफुली सॉल्व नहीं करता। तो यही कहलाता है नेगेटिव कैपेबिलिटी। मतलब हर समस्या का फिक्स सॉल्यूशन ढूंढना जरूरी नहीं है, कभी कभी सवाल के साथ जी लेना ही एक ब्यूटी है। समझ गए। तो इस चीज़ को बताया गया है शेक्सपियर के कैरेक्टर्स में, ठीक है, हैमलेट वाले कैरेक्टर में। फिर किड्स इन ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न में। अब यहाँ बात करते हैं, इसमें क्या होता है, फोकसेस ऑन ब्यूटी एंड मिस्ट्री नॉट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। घुमा फिरा के बातें तीनों के बारे में एक ही कह रहा है। यहाँ पर भी क्या होता है कि किड्स एक पुराने मिट्टी के बर्तन को देखता है ना, और वहाँ पर लोग होते हैं, देवता होते हैं, है ना, नाचते हुए युवाओं के बहुत सारे तस्वीर उसमें बने हैं। अब वो ये भी सोच सकते थे कि ये लोग कौन थे, ये किस साल बनाया गया इस अर्न को, इस बर्तन को, है ना, कहानी का अंत क्या हुआ होगा। लेकिन किड्स इस तस्वीर के बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचते, बस उसके ब्यूटी में और उसके मिस्ट्री में ही बिल्कुल खो जाते हैं। वो कोई हिस्ट्री रिसर्च नहीं करते, बस अपनी कल्पना को एक तरीके से उड़ान दे रहे होते हैं कि शायद ये लोग हमेशा खुश रहे होंगे, है ना, क्योंकि ये कभी बूढ़े नहीं हुए होंगे, इन तरीके की बातें हैं, है ना। तो यहाँ पर नेगेटिव कैपेबिलिटी ये है कि मिस्ट्री को लॉजिकल आंसर्स में बंद करने के बजाय वो क्या करते हैं, इमेजिनेशन के लिए खुला छोड़ देते हैं। किसमें, किड्स इन ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न में। तो ये सारी बातें हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसका ये डिस्क्रिप्शन है। बात करते हैं इसके बेस्ट पर कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ कह रहा है कि नेगेटिव कैपेबिलिटी को कौन कॉइन किए हैं, कौन इस शब्द को दिए हैं भैया, है ना। सबसे पहले कौन इस्तेमाल किए थे, तो जॉन किट्स किए थे। सही आंसर पे टिक लगा दिए। नेगेटिव कैपेबिलिटी मीन्स द एबिलिटी टू एक्सेप्ट अनसर्टेनिटीज एंड डाउट्स विदाउट इरिटेशन। सेकंड नंबर का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है तीसरा नंबर, अकॉर्डिंग टू नेगेटिव कैपेबिलिटी अ पोएट। एक पोएट क्या करता है नेगेटिव कैपेबिलिटी में, बिकम्स वन विथ द सब्जेक्ट ही डिस्क्राइब्स, है ना। ये चीज़ को मैं समझा चुका हूँ कि वो खुद ही उस चीज़ में विलीन हो जाता है ना, जिस विषय का वो वर्णन करता है उसी में पूरी तरह से एक हो जाता है। पक्षी के ऊपर लिखेगा खुद पक्षी बन जाएगा, लहर के ऊपर लिखेगा खुद लहर बन जाएगा, है ना। तो ये इसका नेगेटिव कैपेबिलिटी का एक पोएट का एक कैरेक्टर है। फिर यहाँ पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी। कौन सा फीचर नहीं है, डिटैचमेंट एंड ऑब्जेक्टिविटी होता है, अभी अभी देखे, है ना, अपनी भावनाओं को बीच में नहीं लाता। एक्सेप्टेंस ऑफ मिस्ट्री ये भी होता है। लॉस ऑफ पर्सनल ईगो ये भी होता है। इरिटेबल सर्चिंग फॉर फैक्ट्स, यानी तथ्य को खोजने के लिए इरिटेट हो जाता है, परेशान हो जाता है। नहीं, नॉट इरिटेबल होगा यहाँ पर, है ना। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, नॉट ए फीचर पूछा है। क्लियर।
फिर बोल रहा है एक नेगेटिव कैपेबिलिटी का एग्जाम्पल कौन सा है, हैमलेट्स एक्सेप्टेंस ऑफ डाउट, है ना, किड्स इन ओड टू नाइटिंगेल, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचर, साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ पोएट्री। तो यहाँ पर आपका ये है किड्स इन ओड टू नाइटिंगेल, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, है ना। ए नंबर जगह देखो हैमलेट्स एक्सेप्टेंस ऑफ डाउट के बारे में यहाँ पर क्या बताया, हाँ ये है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो दोनों ही इसके आंसर होंगे, थोड़ा सा गलती हुआ होगा ऑप्शन बनाने में, तो मुझे याद दिला देना कि टेस्ट में मैं ऐसा सीधा हूबहू ना करवा दूँ। तो ये भी होगा आपका, ठीक है, और ये भी, ये नेगेटिव कैपेबिलिटी का एग्जाम्पल है, ये दोनों ही, ए और बी दोनों ही। फिर बोल रहा है विच शेक्सपियरियन कैरेक्टर शोज नेगेटिव कैपेबिलिटी बाय एक्सेप्टिंग डीप अनसर्टेनिटी, तो हैमलेट ही करता है, अभी भी देखे, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। फिर बोल रहा है क्या, इन विच पोएम डज किड्स फोकस ऑन ब्यूटी एंड मिस्ट्री विदाउट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, ओड ऑन या ग्रेसियन अर्न, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ब्यूटी एंड मिस्ट्री के बारे में कह रहा है, इसलिए यहाँ पर ग्रेसियन अर्न का एग्जाम्पल होगा, ना कि नाइटिंगेल का। बात करते हैं अगला, मतलब ये इस एक्सप्लेनेशन के बेस्ट पर है, इस एक्सप्लेनेशन में जो दे रखा हूँ इसके बेस्ट पर है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो इतना क्लोजली तो ऑप्शन नहीं दे रखेगा उसमें, इसको भी हटाना पड़ेगा मुझे, ठीक है, तब जा कर के परफेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं अगला, अगला क्वेश्चन है हैमलेट्स कैरेक्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी बिकॉज ही एक्सेप्ट्स डाउट एंड अनसर्टेनिटी कामली, है ना, ये वाला आंसर करेक्ट होगा। व्हाट डज किड्स ओड ऑन या ग्रेसियन अर्न एम्फेसाइज द ब्यूटी एंड मिस्ट्री विदाउट डेफिनेट एक्सप्लेनेशन, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, यहाँ से मुझे दो ऑप्शन हटाने थे, ये मैं याद कर लूँगा, एक ये वाला ऑप्शन हटाना है क्योंकि दोनों ही इसके आंसर हो सकते हैं, और आपका यहाँ पर हैमलेट्स का एक्सेप्टेंस फॉर डाउट ये भी तो एग्जाम्पल है, तो यहाँ से दो ऑप्शन मुझे हटाने होंगे। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है आपका नॉवेल। बाप रे बाप, नॉवेल पे तो अकेला ही 1-1.5 घंटे की वीडियो बनने वाली है, क्योंकि मुझे इसमें आपको याद भी करवाना है ना। 60 से 65 के आसपास इसमें मैं नॉवेल को याद करवाऊँगा। सबका टेबल मैं यहाँ पर बना के दे दिया हूँ, देख लो कितने सारे इसमें आपके नॉवेलिस्ट हैं ना, कितने सारे ऑथर हैं और कितने सारे इनकी नॉवेल की रचनाएँ हैं। तो ये सारे याद कराना उतना खेल बात नहीं है, बहुत सारा है ना, एक एक ऑथर के बहुत सारे हैं। फिर इसके बाद इसमें तो 60 तो क्वेश्चन भी होंगे, क्योंकि याद करने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करवाना है, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर क्या कि अगला नॉवेल को देखेंगे, अगले दिन ही देखेंगे, क्योंकि आज मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, तो अगले एक करेंगे, क्लियर। तो चलिए, आज भी बहुत कुछ सीखे, इस वीडियो को लाइक करना, और शेयर तो नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं आपको ये प्राइवेट देने वाला हूँ। तो चलिए, आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।